और बच्चों बताओ क्या समाचार, ठीक हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है ना? अच्छी चलनी भी चाहिए भाई। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए आप वन शॉट वीडियोज बना रहे हो, स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए कुछ नहीं है क्या? तो प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड 9th के बच्चों के लिए भी मैं लेकर के आया हूँ वन शॉट वीडियो। फिजिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर और हमारे वन शॉट सीरीज का फर्स्ट चैप्टर साउंड। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर साउंड चैप्टर की वन शॉट वीडियो लाई जाए। बेटा साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड 11th में फिर से ये चैप्टर आ रहा है, तो इस लेक्चर को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे होंगे तो साउंड चैप्टर के सारे थ्योरीज आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा साउंड पे, जिसमें हम लोग छोटे लेवल से अच्छे लेवल तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और इन दोनों वीडियोज को देखने के बाद साउंड चैप्टर स्टैंडर्ड 9th के लिए फिर आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारी होगी वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके बाद की जो वन शॉट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा किस कौन से चैप्टर की लाऊंगा बेटा? वर्क एनर्जी एंड पावर। और पूरे सिलेबस की आपकी वन शॉट वीडियो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, पूरे हर सब, चाहे एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे। और उसके बाद फिजिक्स में खास करके एक वीडियो आपका थ्योरी का होगा, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का होगा। कि एक्चुअली न्यूमेरिकल क्लास 9th के सिलेबस में थोड़ा सा उसका वेटेज ज्यादा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे जाकर के आप जेई की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो वहां पे न्यूमेरिकल सेक्शन का वेटेज बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम लोग क्या क्या देख चुके होंगे। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे साउंड की मतलब, साउंड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। उसके बाद हम साउंड के प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोपागेशन की बात करेंगे, और साउंड कौन कौन से मीडियम से प्रोपागेट कर सकता है इसकी बातें होंगी प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग वेव और उसके टाइप्स की बातें कर रहे होंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। उसके बाद हम स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, जैसे लाइक सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है, लिक्विड में क्या होती है, गैस में क्या होती है, इस तरह की बातें होंगी प्यारे बच्चों। देन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन एको। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्बरेशन के बारे में। और उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद एक हम लोग स्पेशल टेक्निक सीखेंगे, सोनार। सोनार ये वो वाला नहीं है जो हमारा ईयर रिंग और ये रिंग बनाता है, सोनार ये अलग है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अलग, ये टेक्निक है फिजिक्स की। एंड हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कौन से टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों? तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के साथ। जिंदगी में हर घड़ी संघर्ष लाएगी, जिंदगी में हर घड़ी संघर्ष लाएगी, सफलता तेरे हौसलों को आजमाएगी, सफलता तेरे हौसलों को आजमाएगी। डरकर पीछे मत हटना कभी, डरकर पीछे मत हटना कभी, क्योंकि मेहनत ही तुझे जीत दिलाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस को। 1 मिनट में समय लूंगा। इनके ये आपके कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने लास्ट सेशन में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी की थी ऑफलाइन सेंटर पे, और इन्होंने अपने स्टैंडर्ड 10th में 90% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करा था। तो अपना भी टारगेट वही होना चाहिए इस बार 9th में 90% से ज्यादा, और स्टैंडर्ड 10th में टॉप करना अपने को, ना ही स्कूल में बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कम से कम हम टारगेट रख ही सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा 1 साल है और थ्रू आउट द ईयर मैं आपके साथ रहूंगा। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होंगी एकदम। हर वो रिक्वायर्ड चीज में आपके पास तक लेकर के आऊंगा, जिसका यूटिलाइजेशन करके आप अपने मार्क्स को 90% एंड एबव लेकर जा सकते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। सबसे पहला सवाल इस सेक्शन में हम देखेंगे कि साउंड क्या है। दूसरा सवाल हम देखेंगे वेव क्या होती है, वेव की मोशन क्या होती है। देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। तो पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। प्यारे बच्चों जब भी हम साउंड की बात करेंगे ना, देन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है प्यारे बच्चों? ये एनर्जी का वो फॉर्म है which gives us sensation of hearness और which gives our eye to sensation of hearness। मतलब एनर्जी का वो फॉर्म जो हमारे, एनर्जी का वो फॉर्म जो हमारे, आई बोल दिया मैंने, ईयर, एनर्जी का एक्सट्रीमली सॉरी यार। साउंड वो फॉर्म है एनर्जी का जो हमारे ईयर को सेंसेशन दिलाता है, किस चीज का बेटा? हियरनेस का, सुनने की अनुभूति दिलाती है। चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट थिंग क्या होगी हमारी, नेक्स्ट हमसे ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा रहा होगा कि सर ये बताओ कि हाउ साउंड प्रोड्यूसेस, साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो साउंड इज
प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जैसे देखो हमने एक रस्सी लिया, सपोज हमने एक रस्सी लिया, एक आप भी घर पे रस्सी लो, इसको टाई कर दो और टाई करके इसको वाइब्रेट करो, इसको वाइब्रेट करो। जब आप इसको वाइब्रेट करोगे ना और इसको जब ईयर के पास लाओगे तो भाई साहब आपको एक वाइब्रेशन की आवाज सुनाई देगी। तो जितने भी आप सोर्सेस देखते हो जहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ओके, इज इट ओके? अब जैसे देख लो ये भोलू राम है भाई साहब, भोलू राम क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक ड्रम लिया हुआ है, ड्रम को बहुत जोर से मस्ती में ठोके जा रहे हैं। जब ये ठोक रहे हैं तो हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, ये जो ड्रम की स्किन है उस यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और इस वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कोई दोस्त है अमन, लेकिन अमन जो है वो चैन से नहीं बैठा हुआ है, वो जोर जोर से चिल्लाकर तुम्हें बुला रहा है। तो जब वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, जब ये शाउटिंग कर रहा है, तो हो क्या रहा है, इसने अपने थ्रोट के पास एक हमारी पार्ट होती है बॉडी की जिसको बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स के भी नाम से बोलते हैं। इसने क्या करा, अपने इस लैरिंक्स में बहुत तेजी से प्रोड्यूस कराए वाइब्रेशन। अब जैसे मैं बोल रहा हूं और जब मैं अपने फिंगर को यहां पे रखूंगा तो आई फील सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, मुझे वाइब्रेशन फील होगी। तो यहां पे क्या होता है बेटा, ये अपने लैरिंक्स को वाइब्रेट करके क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। थर्ड डायग्राम देखो, स्पीकर तो सबने यूज करा ही होगा। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पीकर में इसकी जो वूफर होती है, इसके स्किन में आपने वाइब्रेशन देखा होगा और इसके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर वेव्स। अब साउंड के बारे में हमने देख लिया कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड वेव के फॉर्म, और साउंड का प्रोपगेशन किस फॉर्म में होता है बेटा, वेव के फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये होता है सर वेव क्या है। अब चलो प्यारे बच्चों हम लोग वेव को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा सी वेव्स, समुद्र में आती हुई तूफान, नहीं हाई टाइड लो टाइड की बातें होंगी। चलो इसको मैं और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज ये हमारे पास 4 बॉल्स हैं, ठीक है ना। अब इन 4 बॉल्स में से फर्स्ट बॉल को मैंने हिट करा। जब मैंने फर्स्ट बॉल को हिट करा तो क्या हुआ, जब मैंने फर्स्ट बॉल को हिट करा तो फर्स्ट ने सेकंड, सेकंड ने थर्ड, थर्ड ने फोर्थ को हिट करा और इससे क्या हुई भाई साहब, एक पल्स प्रोड्यूस हुई। और हम लोगों ने बोला कि साहब यहां से एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई और इस सिंगल डिस्टर्बेंस को हमने क्या नाम दिया, पल्स। मैंने डायरेक्टली बोल दिया पल्स प्रोड्यूस हुई, सिंगल डिस्टर्बेंस को हमने क्या नाम दिया, पल्स। अब हमने क्या किया, इसे ये जो बॉल है ना, इस फर्स्ट वाले बॉल को मैंने कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब करा। अब जब मैंने कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब करा तो क्या हो, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को, सेकंड वाले ने थर्ड, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिर थर्ड को, थर्ड ने सेकंड को, सेकंड ने फिर फर्स्ट को कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब करा। और दिस कॉन्टिन्यूअस मोशन इज नोन एज वेव। इसी कॉन्टिन्यूअस मोशन को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग वेव कहते हैं। अब हमसे कोई पूछे सर वेव को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वेव कैन बी डिफाइंड एज वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव क्या बेटा, एक डिस्टर्बेंस है दैट कैरी एनर्जी, जो किस चीज को कैरी करता है प्यारे बच्चों, एनर्जी को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह तक, विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखो मैंने ये एक रस्सी ले रखी है, मैंने एक्चुअली वायर ले रखा है, रस्सी नहीं है, लेकिन आप इसे रस्सी मान लो 1 मिनट के लिए। मैंने यहां से एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा, इसके एक एंड पे मैंने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा और मैंने क्या देखा कि ये डिस्टर्बेंस दूसरे एंड पे चली गई, ये डिस्टर्बेंस दूसरे एंड पे चली गई। तो हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जो डिस्टर्बेंस यहां पे प्रोड्यूस करा, इसके कारण क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर गए होंगे या नीचे गए होंगे, ऊपर गए होंगे या नीचे गए होंगे। मैंने तो इस तरह से प्रोड्यूस करा ना डिस्टर्बेंस, मैंने जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा वो तो इस तरह की थी, वो तो इस तरह की थी, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर या नीचे गए होंगे। लेकिन जो एनर्जी मैंने इस एंड से ट्रांसफर करी, वो एनर्जी तो इस एंड से होकर के इस एंड तक पहुंची ना। अच्छा एक बात बताओ कि इस वायर के बहुत सारे सेक्शंस होंगे, जैसे इसको मैं पॉइंट में डिवाइड करूं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आगे बढ़ता चला जाऊं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये बताओ कि क्या इस वायर के सारे पॉइंट्स पॉइंट्स यहां से इस एंड से इस एंड तक है, नहीं। एक्चुअली क्या थे, ये अपने पोजीशन में ही थे, ये केवल अप डाउन वाइब्रेट कर रहे थे और मैंने जो अपने हैंड से एनर्जी ट्रांसफर करी वो एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां से चल करके यहां पहुंच गई। मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है वेव में, क्या होता है वेव में मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, वो केवल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वाइब्रेट करते हैं, या ऊपर नीचे या तो राइट लेफ्ट वाइब्रेट करते हैं, और इस वाइब्रेशन से एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। तो अगर
हमसे प्यारे बच्चों कोई पूछता हो कि साउंड क्या है या वेव क्या है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? वेव इज अ डिस्टरबेंस और वेव इज अ मोशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। आप अगर इस स्लाइड को ध्यान से देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब बोलोगे सर ये मीन पोजीशन क्या है? तो किसी भी पार्टिकल की जो एक्चुअल पोजीशन होती है ना, जहां वो स्टेशनरी मोड में, रिलैक्स मोड में रहता है, उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। ओके ना? हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। अब चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर वेव के टाइप्स कितने होंगे? तो वेव कितने टाइप के होंगे बेटा? वेव दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा हमारा होगा मैकेनिकल वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है, इसके बारे में भी बातें होंगी बेटा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। तो देखो दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, आईफोन के फाउंडर हैं, एप्पल के फाउंडर हैं वो। स्टीव जॉब्स का बचपन बहुत बहुत कष्ट में बीता था। उन्हें अपने फादर और मदर का नाम तक पता नहीं था। तो आखिर उनको किसने पाला? भगवान ने पाला। तो एक ऐसा इंसान जिसकी परवरिश माता पिता सारे रिलेटिव्स के देख रेख में हो, उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव। इट इज जस्ट लाइक मैकेनिकल वेव। मतलब एक वैसा वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत होती है। वैसे वेव को हम क्या बोलेंगे बेटा? मैकेनिकल वेव। और सेकेंड टाइप का वेव जो होगा, लाइक हम साउंड वेव की बात करें तो साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको मैं आगे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अब सेकेंड क्या है बेटा हमारा? मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप होंगे, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम बात करें यहाँ पे करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हमने क्या करा? इस पार्टिकल को ऊपर शिफ्ट करा। अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये शिफ्टिंग ऊपर हो रही है, ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टर्बेंस बढ़ किधर की ओर रहा है बेटा? ध्यान से देखो तो डिस्टर्बेंस किधर बढ़ रहा है? आगे की ओर। अच्छा चलो फिर से मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूं। देखो ध्यान से देखो, अभी क्या हुआ प्यारे बच्चों? मैंने इसको आगे बढ़ाया, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ी, ऊपर नीचे होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए क्या हो रहा है बेटा? ये किधर की ओर बढ़ रहा है? ये डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसके पार्टिकल्स किधर की ओर बढ़ रहे हैं? इसके पार्टिकल्स किधर की ओर बढ़ रहे हैं बेटा? इसके पार्टिकल या तो ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो नीचे जा रहे हैं, है ना? अब देखो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव। मतलब एक ऐसा वेव, आप देख रहे हैं यही पैटर्न बन रहा था बेटा, यहाँ पे यही पैटर्न बन रहा था ना। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दिस पार्ट इज नोन एज क्रिस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्ट। जहां पे ये मैक्सिमम पोजीशन पे, ये इसकी मीन पोजीशन होती है बेटा। ये जो पोजीशन है ना पार्टिकल की, इस पार्टिकल, एक मिनट प्यारे बच्चों, इस पार्टिकल की ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन मैंने बात करा था ना, और यहां से जो मैक्सिमम जहां पे ये पार्टिकल पहुंचा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जब ये पार्टिकल होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉ बोलते हैं। ओके एंड फाइन। ये हो गया क्रेस्ट। और सेकंड हमारा क्या हो गया बेटा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रॉ बोलेंगे। ओके एंड फाइन। और ये हमारा वेव कैसा हुआ? ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं? ऊपर या नीचे? पार्टिकल की ऑसिलेशन किधर? ऊपर या नीचे? वेव किधर बढ़ रहा है? आगे। अब चलिए बेटा हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव इधर की ओर है, और इसके बीच में कितने डी के एंगल फॉर्म हो रहे बेटा? आप ध्यान से देखो ना, पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, और वेव ये डिस्टर्बेंस किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। मतलब जब भी हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, in which the direction of displacement of particle or direction of oscillation is perpendicular direction of motion of disturbance। मतलब एक ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल की जो ऑसिलेशन हो, मीडियम किसके, कौन से पार्टिकल की? जिस मीडियम में ये वेव प्रोपागेट कर रहा है, उस मीडियम के पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो, कितने डी का एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा? यहाँ पे कितने डी का एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट हमारा क्या बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो आप फिर से वही पैटर्न देखेंगे, वही एक्सपेरिमेंट। अब इसको मैं क्या करूंगा बेटा? इसको मैं आगे पीछे जर्क करूंगा। आप देख रहे हैं जैसे ही आगे पीछे जर्क हो रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस धीरे 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 आगे बढ़ी ना, यहाँ तक पहुंची। ये डिस्टर्बेंस आगे पहुंच रही है, आगे जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या है बेटा? डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन किधर की ओर है? मैंने इस बॉल को, पार्टिकल को इधर की ओर पुश करा था,
तो इसकी ऑसिलेशन ये जा करके दूसरे से टकरा रहा था, ध्यान से देखेंगे अगर आप, फिर से एक बार मैं दिखाता हूं, ये जा करके दूसरे से टकरा रहा था बेटा, और जब ये दूसरे से टकरा करके फिर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था ना, आगे पीछे मूव कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे थे। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे थे बेटा, आगे पीछे मूव कर रहे थे, और ये डिस्टरबेंस किधर की ओर मूव कर रहा था, फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा था ना डिस्टरबेंस। ये देखो डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे बढ़ के यहाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐसा रीजन है जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी क्या है, मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी एक्चुअल जो मीडियम की डेंसिटी होनी चाहिए उससे क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या है पार्टिकल की डेंसिटी क्या है, एक्चुअल जो डेंसिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा है ना। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी आधार पे हम इस पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कॉम्प्रेशन और दूसरी होती है हमारी रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ऐसा रीजन जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी से क्या होती, कम होती है, और एक ऐसा रीजन जिसमें पार्टिकल की डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी से ज्यादा होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। और ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्रेशन। आई होप इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट नहीं है ना। और एक बात अगर हमसे कोई पूछता है कि सर ये बताओ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल की, पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ये थी, और डिस्टरबेंस किधर की ओर बढ़ रही थी बेटा, इधर की ओर ऐसे बढ़ रही थी ना, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। लास्ट केस में क्या था ट्रांसवर्स में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे थे, परपेंडिकुलर थे, और यहाँ पे क्या है बेटा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसे वेव को हम लोग किस नाम से जाना करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे वेव को हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से। लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अबाउट देयर सेंट्रल और मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैरेलल to the propagation of the wave. That wave in which direction of propagation of wave is parallel to the direction of oscillation of the particles of the medium is known as longitudinal wave. एक ऐसा वेव जिसमें जो पार्टिकल्स के मीडियम है उनके ऑसिलेशन की डायरेक्शन वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के पैरेलल हो, उसको हम क्या बोला करते हैं बेटा, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी से साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे पार्टिकल इक्वी डिस्टेंट रखे हुए हैं, सारे पार्टिकल जो है उनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ साउंड प्रोड्यूस हुई तो वाइब्रेशन, ये जो डिस्टरबेंस है डिस्टरबेंस धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब जब ये आगे बढ़ा तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हमने बात कर लिया, हाई डेंसिटी के रीजन को क्या बोलते हैं कॉम्प्रेशन, और लो डेंसिटी के रीजन को क्या बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्रेशन का रीजन है, फिर यहाँ कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन की रीजन है, और ये कॉम्प्रेशन की रीजन है। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन जहां पार्टिकल की डेंसिटी क्या हो, कम हो, ये आपका रेयर फ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ये सारे रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन है। अफेक्ट्स ऑफ साउंड ऑन प्रेशर, प्रेशर से क्या होता है साउंड पे अफेक्ट। अब देखो ये स्पीकर पे क्या हुआ, इस स्पीकर ने जैसे ही स्टार्ट करा, मान लो कोई सॉन्ग हमने प्ले करा, तो इससे क्या हो रहा है बेटा, आप इसमें देखेंगे ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में फिर से क्या हो रही है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है, और दो तरह के रीजन यहाँ पे बन रहे हैं। एक हमारा क्या हो रहा है कॉम्प्रेशन का रीजन, और यहाँ पे दूसरा किस तरह का रीजन फॉर्म हो रहा है बेटा, रेयर फ्रैक्शन का रीजन। बातें समझ आ रही है ना, ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग हाई प्रेशर रीजन को कॉम्प्रेशन और लो प्रेशर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, तो डेंसिटी से क्या अफेक्ट पड़ेगा साउंड पे, अगर मैं डेंसिटी पार्टिकल की बढ़ा दूं तो क्या होगा, साउंड की स्पीड बढ़ जाए। एक्चुअली देखो समझो साउंड प्रोपागेट कैसे होता है, साउंड चलता कैसे, तो साउंड चलता कैसे, जैसे जैसे ही मैंने बोला ना, तो हम मेरे लिप के जस्ट एडजेसेंट जो एयर मॉलिक्यूल थी ना, उसने एक्सपीरियंस करा एक डिस्टरबेंस, उसने अगले वाले को पुश करा, फिर अगले वाले ने अगले वाले को, और इस तरह से क्या होता है साउंड आगे बढ़ता है। अगर हमसे कोई बोले प्यारे बच्चों, अगर हमसे कोई बोले कि सर ये बताओ कि अगर मैं पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो जनरली क्या होता है कि जब आप पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ कैरियर ये जो डिस्टरबेंस है उसको कैरी करने वाले एजेंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और जब वो कैरी करने वाले एजेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो साउंड की वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। जनरली ऐसा होता है, लेकिन जब जो मीडियम है उसकी पार्टिकल की साइज बड़ी हो तब ऐसा जनरली नहीं होता है। बोलोगे सर क्यों नहीं होता है ऐसा, इसलिए नहीं होता है प्यारे बच्चों
क्योंकि उनको वाइब्रेट कराने के लिए, उनको मूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी डेंसिटी बढ़ाने से भी साउंड की वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। लेकिन इन जनरली, जैसे हम मैं एयर की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो इन सारे मीडियम में जब पार्टिकल की डेंसिटी हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो जब भी हम वेव के कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ को जानने के पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, एक टर्म बताता हूं ना, फेज क्या होता है। फेज का मतलब समझे, उसके बाद मैं आपको वेवलेंथ समझाऊंगा। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप ये ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी। देखो फेज का मतलब क्या है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा एक वेव, ठीक है ना। मान लो कि ये एक वेव है, कैसा वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। अब इसमें इसको थोड़ा और मैं बड़ा करता हूं। अब देखोगे फेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए, थोड़ा अच्छे समझ लोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, एयर पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, होंगे ना। अब इन सारे एयर पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक फॉर दिस दोज एयर पार्टिकल्स, तो फेज क्या है ना बेटा, फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहां से मैंने एक स्ट्रिंग रखा हुआ, इसको मैंने वाइब्रेट करा, और जब मैंने इसको वाइब्रेट करा तो क्या हुआ बेटा, हुआ क्या कि किसी टाइम ये पार्टिकल यहां पे था। अब ये बताओ कि ये पार्टिकल हमेशा यहां रहेगा क्या, नहीं। कुछ देर बाद क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा और नीचे आएगा, ये जो पार्टिकल नीचे है ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स कैसी टेंडेंसी रख रहे हैं, ऊपर जाने की, ये सारे पार्टिकल्स कैसी टेंडेंसी रख रहे हैं, नीचे आने की। तो क्या हमेशा इन पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड होगी, नो, नहीं होगी। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, होगा ये कि ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली अपने पोजीशन को क्या कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह की। इनमें क्या हो रही है, पार्टिकल्स तो ऊपर जाना चाह रहे होंगे ना, ये पार्टिकल्स एक्चुअली ऊपर जाना चाह रहे होंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हुआ क्या प्यारे बच्चों कि किसी पार्ट, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो इस पार्टिकल ए की, ये कब है, क्या ये हमेशा है, नो। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ना, किसी एक खास समय पे ये पार्टिकल यहां पे है, तो उस खास समय पे इस पार्टिकल की जो पोजीशन होती है ना बेटा, उस पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम लोग फिजिक्स में जिस टर्म का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज फेज। मतलब फेज, फेज टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बातें समझ आ रही। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका नाम ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे नाम दे दिए। अब सपोज मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिकल हैं, ए बी सी, इसका नाम मैं दे देता हूं डी, ये पार्टिकल कौन सी है, डी ए बी सी डी ई एफ, चलो नहीं इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, चलो कोई बात नहीं, खुश। अब देखो, अब हमें एक बात बताओ बेटा कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि सर एक तो ये पार्टिकल हमें दिख रहा है, पार्टिकल ए, और पार्टिकल ई भी दिख रहा है सर सेम फेज में, यहाँ पार्टिकल आई भी दिख रहा है, सही बात है भाई साहब, पार्टिकल ए ई एंड आई, दीज आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इस पार्टिकल पी की, इसका नाम मैंने दे दिया पी, और इस पार्टिकल डी की, तो क्या पी और डी की अगर मैं बात करूं, ये पार्टिकल पी है हमारा, ये पार्टिकल डी है, क्या ये दोनों भी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बोलोगे सर हाँ कर तो रहे हैं क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन क्या है बेटा, एक्चुअली दिस आर नॉट ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, क्योंकि ये पार्टिकल नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा है, ये पार्टिकल नीचे आने की टेंडेंसी रख रहा है, और ये पार्टिकल ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पार्टिकल यहां पे ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो पी और डी, ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहे होंगे। इज इट ओके एंड फाइन ना। चलिए, अब कौन कौन ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फेज में, तो पार्टिकल पी ऑसिलेट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पे कोई पार्टिकल जो एक्स है हमारा, ये पार्टिकल एक्स ऑसिलेट कर रहा है सेम। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये पार्टिकल m जो है ना, ये पार्टिकल m ऑसिलेट कर रहा है सेम फेज में। तो फेज का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, फेज का मतलब क्या हुआ, फेज का मतलब जब भी हम बात करेंगे तो फेज स्टेट्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फेज किसी पार्टिकल की पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या बताता है बेटा, पोजीशन बताता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वेव है ना, ये वेव किनसे बना है, ये एक क्रेस्ट से मिलकर बना हुआ है और एक ट्रॉ से मिलकर बना हुआ है।
अगर आप देखो कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होता, जो पार्टिकल मैंने मान लो ना P नाम दे दिया, Q नाम दे दिया, अब क्योंकि P यहाँ पे दे रखा है तो आप देखोगे Q पार्टिकल और यहाँ पे कोई पार्टिकल है D। Q पार्टिकल और D पार्टिकल क्या दोनों सेम फेज में है? इसके पहले सेम फेज का कोई पार्टिकल मिला क्या हमें? नो। अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की तो ए पार्टिकल और यहां पे मैं बात करूं ई पार्टिकल, क्या ये दोनों सेम फेज में है? आर दिस टू पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज? यस। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करें, या बुक में आपके डेफिनेशन नहीं मिलेगा, टीचर्स भी जनरली नहीं बताते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों चूंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि चीजों को बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना है मुझे और जबरदस्त तरीके से बताना है, इसलिए मैं इन टर्म्स का यूज कर रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। या अगर मैं बात करूं सर यहां से बताओ आप हमें, यहां से यहां तक की पार्टिकल भी तो सेम फेज में, सही बात है भाई साहब सेम फेज में। अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक बात बताओ, क्या यहां से यहां तक के पार्टिकल सेम फेज में है क्या? यहां से यहां तक के पार्टिकल सेम फेज में है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों तो लग रहा है कि सेम फेज में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो देख लेना आप, ठीक है ना, सेम फेज में। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? क्या मैं इसको वन वे बोल सकता हूं? हाँ भाई साहब इसको हम वन वे बोल सकते हैं। क्या इसको मैं वन वे बोल सकता हूं? हाँ भाई साहब इसको भी आप वन वे बोल सकते हो। क्या मैं इसको वन वे बोल सकता हूं? हाँ भाई साहब आप इसको भी वन वे बोल सकते हो। तो सर ये बताओ, अब आप मुझे कंफ्यूज ना करो, हमें ये बताओ कि वन वेव का मतलब क्या है यार। चलो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अब मैं आपको समझाऊंगा वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ द वेव, वेव की जो लेंथ है। और एक वेव बनता किससे? एक क्रेस्ट से बनता है और एक ट्रॉस से बनता है। तो एक क्रेस्ट, एकदम इजीली अगर समझाना हो किसी को तो हम बोल सकते हैं एक क्रेस्ट एंड एक ट्रॉ को क्या बोलते हैं बेटा? वन वेव बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लेंथ को क्या बोला जाता है? वेव लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर लैम्डा, जिसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके एंड फाइन। वेवलेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, simple definition, length of a wave is known as length wavelength और a crest and trough constitute one wave। या हम लोग जब बहुत अच्छे से बोलना चाहें इसके डेफिनेशन को तो ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो। किस में ऑसिलेट कर रहे हो बेटा? जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो, उन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ बोला करते हैं। और लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर ही होगी। इसके एसआई यूनिट भी क्या होगी प्यारे बच्चों? मीटर ही होगी। इज इट ओके एंड फाइन? आगे बढ़े। वन वेव का मतलब हुआ वन ऑसिलेशन। ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया। अगर आप इस पूरे वेव को देखेंगे तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है क्या दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, तो ये वन वेव बनाएंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले पार्टिकल की, यहां से यहां, अगर मैं यहां से यहां की बात करूं तो क्या ये वन वेव होगा? नो, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले पार्टिकल की और इस वाले पार्टिकल की तो यहां से यहां तक वन वेव होगा क्या? यस सर, यहां से यहां तक भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वन वेव हो जाएगा। इज इट ओके एंड फाइन? वेवलेंथ समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करता हूं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा ना बेटा कि सेम फेज, वही बात है, पोजीशन सेम होनी चाहिए। मेन की पॉइंट आप ध्यान रखे हो तो चीजें समझ आएंगी। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वन कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन है और ये आपका नेक्स्ट रीजन क्या है बेटा? रेयर फ्रैक्शन है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेव लेंथ बोला करते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव compression or two consecutive rare fraction is known as wavelength. It is measured in meter. I hope this should be very clear to everyone. या तो दो compression, अब ये compression यहां शुरू होकर के फिर यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा हो जाएगा, वन वेव हो जाएगा। ओके एंड फाइन, स्टोरी इज वेरी क्लियर ना? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड। अच्छा क्या है प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड बड़ी आसान चीज है। इसको मैं समझाना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना तुम्हें कि उड़ ले बेटा उड़ ले, तुम्हें जितना ऊपर उड़ना। तुम्हें नहीं बोलूंगा यार, तुम्हें क्यों बोलूंगा? तुम लोग तो मासूम भोले भाले प्यारे बच्चे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना, आपने उसको बोला कि उड़ ले बेटा उड़ ले, तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी है उड़ ले।
वही चीज क्या है ना बेटा, एम्पलीट्यूड है। अब कैसे है ये एम्पलीट्यूड देखेंगे। तो अब जब एम्पलीट्यूड की हम बात करेंगे ना बेटा, जब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि यहां से ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, अपने इसको क्या बोलेंगे बेटा, मीन पोजीशन। जितना ये ऊपर जा रहा है ना या जितना ये नीचे आ रहा है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। किसी भी पार्टिकल की अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होता है। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। ओके एंड फाइन। मतलब वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर, एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट मीटर, एम्पलीट्यूड का सिंबल ए, वेवलेंथ का सिंबल लैम्ब्डा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैम्ब्डा बोलते हैं हम लोग। ओके एंड फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हम लोग कभी कभी बोलचाल में बोलते हैं, अरे मामा जी तुम बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे घर आते हो यार। मामा जी ने बोला कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आता हूँ, व्हाट डू यू वांट टू से। तो यार तुम अभी 6 महीने पहले ही तो आए थे, कुछ पैसा वैसा भी नहीं दे करके गए थे। ठीक है, अच्छी बात है, तो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आया करो यार, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है, जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ना प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, ये अपने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को कितने फास्ट या कितना स्लो, जैसे मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये किसी पर्सन की ईयर है, यहां पे इतने ही टाइम, मान लो कि मैंने टाइम फ्रेम फिक्स कर लिया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे टाइम कितनी है प्यारे बच्चों। सपोज मैंने ये माना कि यहाँ पे ये 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये साउंड यहां से, एक साउंड की एक वेव यहां पहुंची। इसी 1 सेकंड में यहाँ पे क्या है, साउंड के आप देख रहे हैं एक से ज्यादा वेव पहुंच रही। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या करा, एक जैसे गिटार वगैरह की स्ट्रिंग है, उसको आपने क्या करा, डिस्टर्ब करा। तो 1 सेकंड में अगर आपने बहुत तेजी से डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हुआ भाई साहब, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ उसके ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वही नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जैसे आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में देखा होगा आपने, या मान लो कि मूवीज में देखा होगा आपने, एक हॉस्पिटल की एक रूम दिखाई जाती है जिसमें एक पेशेंट बेड पे लेटा होता है, उसके बगल में एक मशीन लगी होती है, और उस मशीन में क्या होती है, ग्राफ बन रही होती है। तो वो एक उस एंड पॉइंट से, जहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने वेव्स 1 सेकंड में ऑसिलेट निकल जा रहे हैं, मतलब किसी भी वेव का 1 सेकंड में कितना टाइम्स ऑसिलेशन हो पा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ वेव, ध्यान देंगे 1 सेकंड में कितने वेव ऑसिलेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट कौन से लेटर से करते हैं प्यारे बच्चों, देन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस वी यूज दिस सिंबल न्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सिंपली बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वेव। कोई भी वेव 1 सेकंड में कितना टाइम, अब जैसे मान लो एक वेव है, अब 3-4 ऑसिलेशन हो गए इसके 1 सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज। तो किसी भी वेव की जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है 1 सेकंड में ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमसे पूछा जाता है नेक्स्ट टर्म के, सर ये बताओ कि टाइम पीरियड क्या है। अब टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, अभी फ्रीक्वेंसी की बातें हमने करी, फ्रीक्वेंसी में क्या देखा हमने कि वन ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे थे, 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन हो रहे थे, उसको उसकी क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी। अब एक वेव को ऑसिलेट करने में भी तो कुछ टाइम लगेगा ना बेटा। एक वेव को ऑसिलेट करने में, एक वेव को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसकी टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेव 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी टाइम पीरियड। आप जैसे देख रहे हैं कि 2 सेकंड में यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 2 सेकंड में इतने नंबर ऑफ इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड्स का लग रहा है। यहाँ पे वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टाइम पीरियड क्या है, इसकी टाइम पीरियड क्या है, कम है, और इसकी टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में किसी वेव का जो टोटल टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब चलो एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूं, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग। सपोज टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल टी होता है। सपोज कोई वेव है जो एफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है एफ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एफ हो गई। अगर मान लो कि मैं बोलूं कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा बेटा, तो 1/f लगेगा, एफ लगेगा ना। मतलब ये कौन सी टाइम है, ये कौन सी टाइम है, 1 सेकेंड
एफ ऑसिलेशंस कंप्लीट होने में, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1/f, और 1 ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, एक रिलेशन मिलता है, किसके किसके बीच बेटा, तो फ्रीक्वेंसी के बीच और टाइम पीरियड के बीच। और वो रिलेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, रिलेशन हमारा ये है कि न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी की सिंबल है, न्यू इक्वल्स टू 1/t। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। वही इसका डेफिनेशन देखा, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन और प्रेशर और डेंसिटी एट अ पॉइंट इन मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इज इट ओके एंड फाइन? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए बेटा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं वेव के, साउंड वेव की, जैसे लाउडनेस हो गई। जैसे हम बात करें बेटा लाउडनेस की, तो लाउडनेस का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि अच्छा सुनो, ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है, आपके भैया ने बोला ध्यान से पढ़ाई करो, आपके पापा ने बोला ध्यान से पढ़ाई करो। अब ये 3 आवाज है, बातें तो सेम ही है। अब यहाँ पे है क्या, या जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपके भैया और आपके फादर को नहीं इंट्रोड्यूस करता हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस करूंगा, डोंट वरी। अभी मैंने बोला कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मैंने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मैंने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक क्या, बोल तो तीनों समय मैं ही रहा हूं, लेकिन क्या तीनों बार में आवाज की जो लाउडनेस है सेम है? नहीं, हर बार अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, पहली बार मैंने जो साउंड प्रोड्यूस करी वो थोड़ी कम लाउड थी, सेकेंड टाइम थोड़ी सी ज्यादा लाउड थी, थर्ड टाइम और भी ज्यादा लाउड थी। तो लाउडनेस का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी भी साउंड की जो एम्पलीट्यूड होती है ना वो कितनी ज्यादा है। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जिस साउंड की एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उसकी लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी, और लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। लाउडनेस क्या होता है प्यारे बच्चों, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाले वेव की एम्पलीट्यूड कम है, इस वाले वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो ये वाली आवाज कैसी होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी, और ये वाली आवाज क्या होगी, थोड़ी ज्यादा लाउड होगी। और यहां से आप ध्यान रखेंगे लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब जैसे मान लो कि दो अलग अलग साउंड है, दोनों की लाउडनेस सेम है। जैसे मैंने तुमसे बोला कि अच्छे से पढ़ाई करो, अब आपकी मदर ने बोला अच्छे से पढ़ाई करो, दोनों की लाउडनेस मान लो सेम है, तो लेकिन क्या दोनों आवाज सेम होगी? नहीं होगी। एक एक फीमेल वॉइस है और एक मेल वॉइस है, तो सेम लाउडनेस वाले साउंड को अगर हमें अलग सेपरेट करना हो, तो सेपरेट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, पिच। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था, एम्पलीट्यूड पे, और पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि लड़कियों की आवाज थोड़ी मीठी होती है विथ रिस्पेक्ट टू वॉइस। वॉइस का साउंड क्या होता है, थोड़ा फेंट होता है, और गर्ल्स की साउंड थोड़ी श्रिल होती है, मीठी होती है। क्यों होता है बेटा, ये पिच के कारण होता है। और पिच किस चीज पे डिपेंड करता है, पिच डिपेंड करता है बेटा फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इफ यू ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो साउंड आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ी सी कम है। तो जितने सॉफ्ट आवाजें होती है ना, सॉफ्ट वॉइस की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और लाउड और फेंट वॉइस, लाउड बोलना गलत होगा, फेंट वॉइस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। और गर्ल्स की आवाज मीठी इसीलिए होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनके वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ओके एंड फाइन। अब वेवलेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा ना। अब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो क्या होगा, पिच भी उसकी कम होती चली जाएगी। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। अच्छा, एक वीडियो दिखाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे साउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती बेटा इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक, एक होती बेटा ऑडिबल, यहां से भी एग्जाम में सवाल आ जाते हैं इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे। और एक होती है बेटा अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से क्या होगी बेटा, ये कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी। अल्ट्रासाउंड की ऑडिबल साउंड की बात करूं तो ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के, सॉरी हाँ ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20K हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है ना। किसकी, अच्छा मैंने इसमें लिख दिया क्या, ये एक्चुअली एरो यहां से जाएगा, ठीक है ना, ये यहां पे होगा, ठीक है। चलो इसको समझ लेना आप लोग।
ऑडिबल की क्या होगी बेटा, ये ऑडिबल का है, ठीक है। ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होगी। उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोर देन 20K हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इज इट ओके एंड फाइन। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज आपको सुनाऊंगा, तो ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे आप। अरे बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा टिम्बर। नेक्स्ट हमारी क्या है, टिम्बर। अब प्यारे बच्चों, हमसे कोई बोले कि टिम्बर क्या होता है, व्हाट इज टिम्बर, तो टिम्बर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, टिम्बर का मतलब क्या होगा, टिम्बर का मतलब ये होगा, सपोज आपके क्लास में 4 लड़के हैं, ठीक है ना। अब चारों लड़कों को खड़ा किया गया वन बाय वन, और आपको बोला गया कि पीछे नहीं देखना, वो आपके पीछे बैठे हैं, और उनको बोला गया कि बोलो अपना नाम बताओ या अपने क्लास का नाम बताओ। सबने बोला आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 9। दूसरे ने भी बोला आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 9, तीसरे ने भी बोला, चौथे ने भी बोला। अब आपको, आपने पीछे नहीं देखा, बावजूद उसके आप रिकॉग्नाइज कर गए कि फर्स्ट बार किसने बोला था, सेकंड टाइम किसने बोला था, थर्ड टाइम किसने बोला था, और फोर्थ टाइम किसने बोला था। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या है यहाँ पे, सबके आवाज की लाउडनेस अगर सेम है और सबके आवाज की पिच भी लगभग सेम हो, तो कैसे आपने डिफरेंशिएट करा इन चारों बच्चों के वॉइस में। तो भाई साहब, जिस फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड। मतलब टिम्बर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। मतलब सेम लाउडनेस और सेम पिच की अगर हम साउंड को डिफरेंशिएट करना चाहें, तो जिस क्वालिटी का यूज करेंगे वो टिम्बर है। और हर एक पर्सन की पिच जो होती है आवाज की, अलग अलग होती है। चलिए, अब हम समझते हैं बेटा टोन को। टोन का मतलब क्या होता है, टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। जब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोपागेट करती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टोन। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, अब ये टोन कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा माइनर डायटोनिक और एक होगा बेटा मेजर डायटोनिक। तो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, जो बहुत पहले यूज किए जाते थे ओल्डन डेज में, उनकी टोन कैसी होती थी, माइनर डायटोनिक होते थे। और आजकल जो टोन यूज किए जाते हैं आज अभी के टाइम में, जो प्ले किए जाते हैं, वो क्या होते हैं बेटा वो मेजर डायटोनिक होते हैं। और माइनर डायटोनिक साउंड का हम लोग यूज कहां पे करते थे, सैडनेस को दिखाने के लिए, कोई दुखी है, उदास है, तो सैडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनर डायटोनिक साउंड का यूज करते थे। और मेजर डायटोनिक का यूज कहां पे करते हैं बेटा, हम लोग हैप्पीनेस को दिखाने के लिए करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राज दरबार लगी हुई है, राज दरबार में ये सितार वगैरह, गिटार वगैरह लेकर के बैठे हुए हैं लोग, और उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, माइनर डायटोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका मेजर डायटोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं नोट क्या होता है बेटा। The sound which is produced due to mixture of different frequencies is called note. अब देखो, सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या बोलेंगे, टोन। और जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज से मिले हुए साउंड होंगे ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, नोट बोला करेंगे। ओके एंड फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब रिलेशन हम लोग देखेंगे किसके बिटवीन बेटा, स्पीड, वेव स्पीड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। वेव स्पीड थोड़ा मैं समझाना चाहूं बेटा। वेव स्पीड का मतलब क्या होता है ना, कि जितने स्पीड से वो डिस्टरबेंस आगे प्रोपागेट कर रहा होता है, या किसी भी डायरेक्शन में जो जो स्पीड होती है वेव के और डिस्टरबेंस के प्रोपागेट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव स्पीड बोला करते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 1 मोशन में, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इफ वी कंसीडर the distance traveled by the sound wave in one time period को t से रिप्रेजेंट करते हैं, then we get what, speed equal to wavelength upon time। क्योंकि एक टाइम पीरियड में क्या होगा बेटा, एक टाइम पीरियड में एक वेव को, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, मतलब एक वेव प्रोपागेट करेगा। तो यहाँ पे एक वेव को प्रोपागेट करने में, सपोज मैं डायग्राम के हेल्प से समझा रहा हूं आपको। मान लो कोई एक वेव है,
इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा, तो इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टी। और टोटल कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा बेटा, तो जो लेंथ होगी वो क्या होती है, वेवलेंथ के इक्वल लैम्डा होगी, तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा ये। अब लैम्डा अपॉन टी हो गया ये हमारा। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस 1/t को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये जो इसको हम लिख सकते हैं ना लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t किसके इक्वल होता है बेटा, ये 1/t किसके इक्वल, फ्रीक्वेंसी न्यू सिंबल होती है इसकी, न्यू के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर फिर हम लोग आगे लिखेंगे तो लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा, 1/t कितना हो गया, न्यू। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू, मतलब v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारी क्या होगी बेटा, वेव वेलोसिटी होगी। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आज से ध्यान रखेंगे, जो वेव की स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इन सारे फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सेशन लेकर के आऊंगा, जो हमारा डिस्कस किया जाएगा एकदम जीरो लेवल से अच्छे लेवल तक का न्यूमेरिकल। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा जो वेवलेंथ है, हमारी जो वेवलेंथ है साउंड की, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, साउंड की स्पीड भी होगी, क्या होगी, इंक्रीज करेगी। साउंड या जो भी वेव हो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। ऐसा लग रहा है ना आपको, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, यहां फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से क्या साउंड की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, नो, ऑब्वियसली नो, साउंड की स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे ही साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, मान लो ये एक वेव था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। और वेवलेंथ के डिक्रीज होने से क्या होगा प्यारे बच्चों, वेवलेंथ के डिक्रीज होने से क्या होगा, in any medium fixed physical conditions, the velocity of sound of different frequencies is very nearly the same। क्या होगा बेटा, वो सेम होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपने आप को क्या करते चलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके एंड फाइन। अगर मीडियम में सारे फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर को सेम रख दें, हम प्रेशर को सेम रख दें, डेंसिटी को सेम रख दें, सारी चीजें सेम होगी, तो क्या होगी बेटा, साउंड की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा डिफरेंस क्या है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में, एक बार देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के, किसके किसके पैरेलल मूव करते हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव के पैरेलल मूव करते हैं। ओके एंड फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या फॉर्म होता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉ। इसमें क्या बनता है, ये आप देख रहे होंगे क्रेस्ट और एंड ट्रॉ का डायग्राम, और इसमें क्या बनता है बेटा, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस। आप देख पा रहे होंगे, एक रीजन ये कॉम्प्रेशन है, दूसरा रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। उसके बाद देखें तो ये वेव कहां पे मिलेगा आपका, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस, अब पानी में पत्थर डालोगे, जब हम लोग पानी में पत्थर डालते हैं तो क्या बनते हैं, वाटर रिपल्स बनते हैं। उसमें उसमें जब आप देखोगे तो क्या होगा, डिस्टरबेंस आगे बढ़ती है, और वाटर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलते हैं ना। उसके बाद ये आपको, ये देखो ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो साउंड वेव, साउंड कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, जैसे इस बच्चे ने बोलना शुरू किया, आगे पीछे क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे और ये साउंड हमारा आगे बढ़ने लगे। इज इट ओके एंड फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड बी पिच। लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करता है बेटा, लाउडनेस को विच डिटरमाइंस लाउडनेस, तो लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करेगा, याद करो, लाउडनेस को डिटरमाइन करेगा हमारा क्या, एम्पलीट्यूड। और पिच को कौन डिटरमाइन करेगा, पिच को हमारा डिटरमाइन करेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड एंड पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके एंड फाइन। गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार का पिच हायर होगा या हॉर्न का, सॉरी हाँ, या हॉर्न का, मतलब कार के हॉर्न की पिच ज्यादा होगी या गिटार की, आपको क्या लगता है बेटा,
मीठी आवाज किसकी होती है? गिटार की होती है। तो ऑब्वियसली गिटार का पिच क्या होगा? हायर होना चाहिए, और हॉर्न का पिच क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। द साउंड फ्रॉम द गिटार हैज हायर पिच देन फ्रॉम अ कार हॉर्न ड्यू टू इट्स हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव? साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं अब आपको जस्ट दूंगा, क्योंकि समझाऊंगा, अभी आप समझ लो, अभी आप जान लो केवल, क्योंकि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपागेट नहीं कर पाएगा। ओके एंड फाइंड मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैसे प्रोपागेट करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है ना। इन द गिवन कर्व हाफ ऑफ द वेवलेंथ, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, और पूछा जा रहा है इसमें वेवलेंथ का हाफ कौन होगा। तो वेवलेंथ के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो हमें लग रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग वेवलेंथ की अगर पेयर ड्रॉ करें तो एक पेयर तो हमारा ये बनेगा वेवलेंथ का। दूसरा पेयर कौन बन सकता है बेटा? दूसरा पेयर अगर हम लोग यहां से देखें तो दूसरा पेयर हमारा यहां से बन सकता है। यहां से यहां तक तो गया, लेकिन यहां जाता तब तो नहीं हो पाएगा। तो पेयर वेवलेंथ, कंप्लीट वेवलेंथ का अगर हम लोग देखना चाहें तो कहां से कहां तक हो सकता है बेटा? अच्छा एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी। एक पेयर, ये दूसरे पेयर की बात करें तो यहाँ दूसरे पेयर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? सेकंड पेयर हमारा कौन सा होगा? सेकंड पेयर हमारा कौन सा होगा? सेकंड पेयर हमारा, अगर मैं बात करूं यहां से चलूं और यहां तक पहुंच जाऊं हाफ के लिए, हाफ ऑफ द वेवलेंथ यहां तक। थर्ड पेयर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पेयर हमारा कौन सा होगा? थर्ड पेयर हमारा ये हो सकता है। फोर्थ पेयर की बात करूं तो फोर्थ पेयर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ पेयर हमारा ये हो सकता है। नहीं, फर्स्ट पेयर हमारा कौन सा बना बेटा? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें अगर आप देखेंगे तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ की बातें हो रही, किसकी बात हो रही है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब हाफ ऑफ द वेवलेंथ के सारे पेयर्स को अगर हम लोग देखना चाहें तो फर्स्ट पेयर कौन सा बनेगा? ये बनेगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सेकंड पेयर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पेयर हमारा कौन सा बनेगा? सेकंड पेयर हमारा ये बनेगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ। थर्ड पेयर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पेयर हमारा कौन सा बनेगा? तो थर्ड पेयर हमारा यहां से यहां तक हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कोई पेयर बन सकते हैं क्या? और भी पेयर कोई बन सकते हैं? एक दो तीन, तीस और कोई चौथा तो दिख नहीं रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं बेटा? एक तो हमारा एसी हो गया, एसी दिख रहा है कहीं? नहीं है। दूसरा हमारा क्या होगा? सीई, सीई दिख रहा है कहीं? नहीं है। तीसरा हमारा कौन है बेटा? तीसरा हमारा यहां से यहां तक का ये वाला पेयर था बीडी, बीडी है, हाँ, मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? बीडी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ क्या होगा बेटा? बीडी होगा। आप देखेंगे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है? बीडी। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग साउंड वेव्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी। चार साउंड वेव है ए बी सी एंड डी। हमसे ये पूछा जा रहा है विच टू वेव्स रिप्रेजेंट साउंड ऑफ सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच। लाउडनेस सेम होनी चाहिए लेकिन पिच अलग अलग होनी चाहिए। लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करता है बेटा? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर आप ध्यान से देखो तो सारे साउंड की लगभग एम्पलीट्यूड क्या है? इन तीनों की एम्पलीट्यूड लगभग लगभग सेम है। इसकी एम्पलीट्यूड अलग अलग है। लेकिन अब बात हो रही है पिच की, पिच अलग होना चाहिए। तो पिच को कौन डिटरमाइन करता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे बेटा? ए एंड सी जो होगा, इन दोनों का क्या होगा? लाउडनेस तो सेम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। स्टेट वेदर ऑल दीज साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम वाइब्रेटिंग बॉडी और डिफरेंट बॉडी। आपको बताना है कि ये सारे साउंड क्या सेम बॉडी से प्रोड्यूस हुए हैं? हाँ भाई साहब, सेम बॉडी से प्रोड्यूस हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं which vibrating body और bodies could have generate the sound waves shown here। कौन से बॉडी से ये सारी चीजें प्रोड्यूस हुई? ट्यूनिंग फॉर्क से। अब बोलोगे सर ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं ट्यूनिंग फॉर्क का डायग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the two graphs, one or two representing human voice likely to be a male voice, give reason for your answer। ये दो ग्राफ आपको दिख पा रहे होंगे। एक ग्राफ ये वाली है, ये वाली ग्राफ है, आपको दिख रही है बेटा। और दूसरी ग्राफ कौन सी है? दूसरी ग्राफ आप देख पा रहे होंगे ये वाली है। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो किनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? किनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ग्राफ 1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या ग्राफ 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि
ये वाली ग्राफ 1 है हमारी, ग्राफ 1 ग्रीन कलर वाली, और रेड कलर वाली ग्राफ 2 है। ग्राफ 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है क्या? जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, मतलब ग्राफ 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से ये पता चल रहा है कि ग्राफ 2 फीमेल वॉइस है और ग्राफ 1 किसका है? मेल वॉइस का। इज इट ओके एंड फाइन? ग्राफ 1 रिप्रेजेंट मेल वॉइस। वाई ग्राफ 1 मेल वॉइस को क्यों बता रहा है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच क्या होगा इसका? कम होगा। इज इट ओके एंड फाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। द फॉलोइंग फिगर शोज द वेव शेप्स ऑफ टू साउंड्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विच ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी विच ऑफ दिस इज लाइकली टू रिप्रेजेंट अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कार हॉर्न। कार हॉर्न, यहां पे बोला जा रहा है कि दो साउंड सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। अब कार हॉर्न का शेप कौन सा है? तो कार हॉर्न का ग्राफ कौन होगा? तो फ्रीक्वेंसी भले ही सेम हो, लेकिन लाउडनेस की अगर हम बात करें तो लाउडनेस क्या है बेटा? ये सॉफ्ट साउंड है और ये क्या है? हार्ड साउंड है, ठीक है ना, लाउडर साउंड है। तो लाउडनेस ज्यादा किसकी हुई? कार हॉर्न की लाउडनेस ज्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है। इज इट ओके एंड फाइन? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट में आते हैं। अब हम लोग प्रोपागेशन ऑफ साउंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? और एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। दो चीजें हमें अब जस्ट अगले कुछ मिनट्स में समझ में आएंगी कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। वैक्यूम में साउंड प्रोपागेट नहीं कर सकता है, और साउंड का प्रोपागेशन एयर में कैसे होता है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक स्लाइड है जिसमें लिख रखा है साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे, ये हमने समझ लिया है। अब जैसे एक एक्टिविटी देखो, ये यही डिवाइस है जिसका नाम क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेम, और इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ये क्या कहा जाता है? स्टेम एंड प्रॉन्ग्स। और ट्यूनिंग फॉर्क का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करते हैं हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। जब इसको हम लोग इसको रबर पैड पे स्ट्राइक करते हैं, इसके स्टेम को पकड़ते हैं और इसके प्रॉन्ग्स को रबर पैड पे स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने से क्या होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके एंड फाइन? अब देखिए बेटा, ये इसके प्रॉन्ग्स को मैंने डिस्टर्ब करा। अब जब मैंने इसको ये आपका एक वैसा कंडीशन है जिसमें सारे एयर पार्टिकल्स हैं, ये सारा लाइन जो है एयर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इक्वी डिस्टेंट है, सब लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब इस प्रॉन्ग को मैंने क्या करा बेटा? इसको मैंने आउटवर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब करा। अब जैसे ही ये गया तो आप देख रहे होंगे इसके जस्ट बगल में क्या बन गया? कॉम्प्रेशन की रीजन बन गई। और क्या हुआ बेटा? और क्या हुआ? इसको जब मैंने इनवर्ड डिस्टर्ब करा, जब मैंने इनवर्ड डिस्टर्ब करा तो इस रीजन में आप देखेंगे तो क्या बन रहा है बेटा? रेयर फ्रैक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, कॉम्प्रेशन बन रहा है, और यहाँ पे सेम है। तो साउंड का प्रोपगेशन एक्चुअली इसी तरह होता है। यहां पे मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करी। अब जैसे ही इसको आउटवर्ड, जब ये आउटवर्ड जाएगा तो अपने एडजेसेंट रीजन में क्या बनाएगा? कॉम्प्रेशन। जब ये इनवर्ड आएगा तो क्या बनाएगा? रेयर फ्रैक्शन। इसको जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं ना, जैसे मान लो मैंने इसको स्ट्राइक करा, जैसे मान लो कि मैंने इसको ऐसे स्ट्राइक करा, तो ऐसे स्ट्राइक करा, जैसे ही साउंड को मैंने ऐसे स्ट्राइक करा तो क्या हो, सॉरी, जैसे ही मैंने प्रॉन्ग्स को ऐसे स्ट्राइक करा तो क्या हुआ बेटा? प्रॉन्ग्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। जब ये इनवर्ड आएगा, जब ये इनवर्ड आएगा तो क्या करेगा बेटा? जब ये इनवर्ड आएगा तो क्या बनाएगा? जब ये प्रॉन्ग्स इनवर्ड आएगा तो रेयर फ्रैक्शन का रीजन बनाएगा अपने आसपास, और जब ये आउटवर्ड जाएगा तो अपने आसपास क्या बनाएगा? कॉम्प्रेशन का रीजन बनाएगा। ओके एंड फाइन? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे कि ये आप यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये कभी क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस। कभी ये जब आउटवर्ड जा रहा है, जब ये आउटवर्ड जा रहा है तो क्या बना रहा है? कॉम्प्रेशन। जब ये इनवर्ड आ रहा है तो क्या बना रहा है? रेयर फ्रैक्शन बना रहा है। चलिए, आप कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो रही होगी, हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बातें समझ आ रही? जब ये आउटवर्ड जा रहा है तो कॉम्प्रेशन, जब ये इनवर्ड आ रहा है तो रेयर फ्रैक्शन। कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ओके एंड फाइन? अब देखिए बेटा, हाउ डज साउंड ट्रेवल इन एयर थ्रू एयर व्हेन वी वॉक टॉक, सॉरी, जब हम लोग बात करते हैं तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है? अब जैसे देखिए, मान लो कि ये हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक बच्चा है जो छत पे खड़ा है और अपने दोस्त से बात करना चाह रहा है। अब जैसे ही क्या हुआ बेटा कि इसने कुछ बोला, एज ही टोल्ड हेलो, तो जैसे इसने हेलो बोला तो क्या हुआ? आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसने हेलो बोला तो क्या हुआ? साउंड एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करती हुई, साउंड एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। देख पा रहे हैं, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन का रीजन यहां तक आ रहा है। तो इसी कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू साउंड क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह प्रोपागेट कर पाता है। इज इट ओके एंड फाइन? अब हम लोग ये प्रूफ करें। अच्छा एक बात बताओ, क्या वैक्यूम में साउंड का प्रोपागेशन हो सकता है? इज इट
पॉसिबल दैट साउंड कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू वैक्यूम रीजन? अब आप सोच करके बताओ, मुझे तो लगता है नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन हो रहे थे। अगर वहां पे एयर मॉलिक्यूल होगा ही नहीं तो कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन कैसे हो पाएगा? चलिए इसको हम लोग एक सेटअप के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल है बेटा। अब इसको हमने कहां पे रखा हुआ? इस इलेक्ट्रिक बेल को हमने रखा है एक जार के अंदर। जब हमने इस जार को जार के अंदर रखा है और ये हमने लगाया है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या है, ये वैक्यूम पंप। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप हमने सेट किया हुआ है और इस वैक्यूम पंप को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है बेटा? इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है अब इस जार के अंदर। इस वैक्यूम पंप को हमने कहा कनेक्ट करा हुआ है? जार के अंदर। और आप देख रहे हैं कि यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो ये बेल रिंग कर रहा है। इसके अंदर ये सारे क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने क्या करा, अब अभी ये पंप ऑफ था। अभी ये पंप क्या था बेटा? ऑफ है। जैसे ही मैंने इस पंप को ऑन करा, जैसे ही मैंने पंप को ऑन करा तो क्या हुआ? एयर मॉलिक्यूल्स को इसने सक किया और सक करके क्या कर दिया? इजेक्ट कर दिया बाहर। ये एयर मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए। और जैसे ही ये एयर मॉलिक्यूल्स बाहर गए तो अभी आप देख रहे होंगे कि बेल रिंग हो रही लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगी। मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है? यहां से ये क्लियर हो रहा है बेटा कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट ओके एंड फाइन? स्टोरी पूरी क्लियर है बेटा? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इन तीन मॉलिक्यूल्स को समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप देखिए देख पा रहे होंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं। चैप्टर 1 केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। इसमें लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड हैं और गैस में थोड़ा ज्यादा दूर है। तो मान लो कि इस स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुई, तो जब साउंड यहां से प्रोड्यूस होगी तो इस पार्टिकल पे टकराएगी। अब इसके जस्ट बगल में एक पार्टिकल है तो बहुत जल्दी से वहां पे ये डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। फिर जल्दी ये डिस्टर्बेंस कहां पहुंच जाए? इस एंड तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाएगा। इसमें देखे तो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा समय लगेगा इसको पहुंचने में। इसमें देखे तो और ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होगी, सॉलिड में, लिक्विड्स में या गैस में, तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी प्यारे बच्चों सॉलिड में, उससे कम किस में होगी? लिक्विड में, और उससे कम होगी गैस में। क्यों? क्योंकि इसमें साउंड को कैरी कराने वाले पार्टिकल्स की डेंसिटी सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में उनसे कम है और गैसेज में सबसे कम है। इज इट ओके एंड फाइन? स्टोरी पूरी क्लियर है बेटा? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्यारे बच्चों जब भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो इसके लिए एक सेटअप पहले आप समझें। जैसे मान लीजिए कि दो पाइप हैं और ये एक्चुअली कार्डबोर्ड के बने हुए कार्डबोर्ड ट्यूब्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक क्लॉक लगी हुई है। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये वाल से टकराई और टकरा करके यहाँ से आ गई। साउंड गई, टकराई और टकरा करके, साउंड इस तरह से गई और वाल पे टकराई और टकरा करके सामने वाले स्टूडेंट के पास पहुंच गई। कोई बच्चा बैठा हुआ है उसके पास तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ? साउंड गया, एक मीडियम से टकराया और टकरा करके रिटर्न हो गया। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन साउंड स्ट्राइक ऑन एनी object na then or through any surface, then after striking it returns in the same medium. This phenomena is known as reflection of sound. इस phenomena को हम क्या बोलते हैं बेटा? साउंड। अब मान लो कि एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। जैसे समझाने के लिए अगर मैं तुम्हें बोलूं तो सपोज हमारे पास एक ये वॉल है, एक सरफेस है। इस सरफेस पे साउंड ऐसे जा रहा है, यहां से रिटर्न होकर के ऐसे आ जा रहा है। और यहाँ पे अगर ये मैंने इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल। और यहाँ से ये जो साउंड इंसिडेंट करा ये इंसिडेंट साउंड हो जाएगा। और यहाँ से ये जो साउंड निकल करके बाहर आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड साउंड। ये हमारी इंसिडेंट साउंड हो गई। ये साउंड हमारी इंसिडेंट करी, यहाँ से ऐसे जा रही है। और ये हमारी क्या होगी बेटा? रिफ्लेक्टेड साउंड। और ये जो परपेंडिकुलर सरफेस आप देख रहे हो, इस परपेंडिकुलर सरफेस को क्या बोलेंगे बेटा? हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ओके एंड फाइन? स्टोरी पूरी क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? अब देखिए बेटा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इसके दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला ये बोलता है कि इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से फर्स्ट लॉ क्या आता है कि at the point of incidence, at the point of incidence
इंसिडेंट वेव, reflected wave and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। बातें समझ आ रही? मतलब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सारे सेम प्लेन पे आएंगे। अब इसको आप समझना चाह रहे हो, देखो ये हमारी हो गई इंसिडेंट वेव, ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव। अगर मैं इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग फॉर दिस पार्टिकुलर पॉइंट, तो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये नॉर्मल भी आकर के मिलेगा, ये इंसिडेंट रे भी आकर के मिलेंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी आकर के मिल रही। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं बेटा? सेम प्लेन में, उस कार्डबोर्ड वाले प्लेन में लाई कर रहे थे ना। और सेकंड लॉ क्या है हमारी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज θ1 इक्वल्स टू θ2। बातें समझ आ रही है ना बेटा? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The direction of incident wave and reflected wave make equal angles with the normal, and the incident wave, reflected wave and normal all lie in the same plane. This is known as laws of reflection। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द फिगर गिवन बिलो शोज अ इंसिडेंट पल्स P रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विच आउट ऑफ द फोर रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिव पल्स करेक्टली। ये जब यहाँ से आकर के टकरा करके रिटर्न हो रहा है तो इसमें से कौन सा डायग्राम इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड पल्स को? तो भाई साहब जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से जाएगा। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये टकराएगा, ये आएगा, टकरा करके ब्रेक डिस्टर्ब होगा और टकरा करके डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होने के बाद कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड पल्स का डायग्राम हो जाएगा। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में बेटा? अब हम लोग बात करेंगे एको के बारे में। सपोज पहाड़ों के बीच में कोई आदमी खड़ा है और ये बहुत सारे आवाजों को सुन रहा है, अलग अलग सोर्स से आने वाले आवाजों को सुन रहा है। जब ये अलग अलग सोर्स से आने वाले आवाजों को सुन रहा है तो हो क्या रहा है? ये जैसे आपने भी फील करा होगा ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में दीपावली के समय साफ सफाई हुई और बड़े हॉल में जाकर बोलते हो हेलो, तो उधर से आवाज आती है जस्ट लाइक बोलो 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 बोलो, आती है ना इस तरह की कुछ आवाजें, हेलो 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 हेलो, इस तरह की कुछ आवाजें आती हैं। एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिस्टेंट सरफेस। ध्यान रहे डिस्टेंट सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला और जस्ट हमारे बगल में एक वाल है, तो एको आप कभी भी सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? यहाँ पे प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड की कॉन्सेप्ट आती है बेटा, जिसको जस्ट मैं भी डिस्कस करूंगा। तो एको क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस इज कॉल्ड एको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एको। अब जस्ट मैंने बोला कि डिस्टेंट सरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले हम लोग। अब एको को सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर्स होनी चाहिए। 17.2 मीटर्स क्यों होनी चाहिए? चलिए मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता क्या है ना, हमारे जब भी हम किसी आवाज को सुनते हैं ना तो उसको सुनने के 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, 1/10 सेकेंड बाद तक उस साउंड की इंप्रेशन कहां रहती है? हमारे ब्रेन में रहती है। और उसी तरह की सिमिलर साउंड और कम लाउडनेस की साउंड अगर 1/10 सेकेंड के पहले हमारे ब्रेन तक पहुंचती है ना बेटा, तो हमारा ब्रेन उसको सुन नहीं पाता है। आप बोलोगे सुन नहीं पाता है मतलब क्या? मतलब डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले वाले साउंड की इमेज हमारे ब्रेन में रह रही होती है कब तक? अगले 1/10 सेकेंड तक। और उस बीच में अगर कोई दूसरी साउंड आ गई तो भाई साहब नहीं सुन पाएगा। बातें समझ आ रही? उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो है क्या कहानी प्यारे बच्चों कि परसिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन ईयर और ह्यूमन सो दैट our brain can retain the impression of sound up to 1/10 of a second। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक हमारा ब्रेन किसी भी आवाज के इंप्रेशन को होल्ड कर सकता है। प्रोसेस करने में उसको 1/10 सेकेंड का टाइम लगता है। अब हम लोग अगर यहाँ पे समझना चाहे प्यारे बच्चों, तो मान लो कि कोई साउंड है, यहाँ पे एक स्पीकर रखी हुई है और यहाँ से मैंने साउंड प्रोड्यूस करा, ठीक है।
22 डिग्री सेल्सियस पे अगर साउंड की आप वेलोसिटी देखो तो ये कितनी होती है 344 मीटर पर सेकंड होती इन एयर, ठीक है ना। अब ये साउंड यहां से गया और जाकर के यहां पे आया, तो यहां पे कोई पर्सन है, ये ईयर है, ठीक है, पर्सन की ईयर है। तो पहली बार इसने साउंड को कब सुनी, जब यहां से साउंड प्रोड्यूस हुई होगी। तो उसके बाद क्या हुआ होगा बेटा, साउंड यहां पे गया होगा, जाकर के सरफेस से टकरा करके फिर लौट करके आया होगा। तो फिर इसने दूसरी बार इसकी आवाज सुनी, इसकी इंप्रेशन सुनी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हमने बातें करी, साउंड रिफ्लेक्ट होकर के यहां से आया। तो जब साउंड यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आया होगा तो ये डिस्टेंस मान लो कि कितनी हो गई डी, ये डिस्टेंस हो गई हमारी डी। तो साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा, साउंड ने डी प्लस ये वाली डिस्टेंस डी, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, सेकेंड टाइम इस पर्सन के ईयर तक पहुंचने के पहले 2D की डिस्टेंस कवर की होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 2D। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने देखा परसिस्टेंस ऑफ साउंड, कम से कम कितना समय चाहिए होगा हमें, कम से कम कितना समय हमें चाहिए होगा सेकेंड वाले साउंड को सुनने के लिए, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो टाइम कितनी चाहिए हमें, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। अब देखिए साउंड की वेलोसिटी कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारा, डिस्टेंस 2D के इक्वल था, डी जाने में और डी आने में। सेकंड वाले साउंड को इस पर्सन तक पहुंचने में जाने और आने में दोनों टाइम लगेगा ना। अब इसको हम सॉल्व करें, सारे वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो वेलोसिटी कितनी है 344, डिस्टेंस कितना हो गया 2D, टाइम कितनी हो गई 1/10 ऑफ अ सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 2D। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये 2 से 344 कितना टाइम में डिवाइड हो जाएगा 17 और ये 2 172। अब इस 10 से इसको, ये 10 यहाँ आकर के इससे क्या होगा डिवाइड होगा, ये 10 यहाँ आकर के जब डिवाइड होगा तो क्या होगा 172। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे इसको फिर से मैं लिख करके सेपरेटली समझा देता हूँ। क्या हो गया d इंटू 10 इक्वल्स टू 172। अब ये 10 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, d इक्वल टू कितना हो गया 172 अपॉन 10, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई 17.2 मीटर। मतलब एको सुनने के लिए मुझे मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए होगा बेटा, in order to listen an echo minimum distance will be required, it will be of what, it will be of 17.2 meters। ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को भी। अब यही चीजें हमने यहाँ पे लिखी, echo can be heard only if the distance between the observer and the reflecting surface is 17.2 meters। कैसे है, समझ में आ रही बातें, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग यही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आई होप दिस थिंग्स वुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग सिचुएशन देखते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कंडीशन टू रिक्वायर एन एको, ये डेरिवेशन है आपका। अब देखिए at 22 degree Celsius the speed of sound is 344 meter per second. To hear a distinct echo the sound wave should more than 1/10 second। 1/10 second का मतलब क्या हो, 1/10 of a second, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं persistence of sound। अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे आप डायग्राम के हेल्प से देखेंगे समझेंगे, यहाँ से एक वर्ड आ रहा है, ये वर्ड इन किया, इन करने के बाद ब्रेन के पास पहुंचा हेलो। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेन प्रोसेस द साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अब ब्रेन इस साउंड को प्रोसेस कर रहा है और तब हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। और इसमें टाइम टोटल कितनी लग रही है बेटा, टोटल टाइम कितनी लग रही है, टोटल टाइम जो लग रही है, टोटल टाइम लग रही है 1/10 ऑफ अ सेकेंड। कितनी टाइम लग रही है 1/10 ऑफ अ सेकेंड। व्हेन द टू साउंड्स इंटर इन द ईयर इन मोर देन 1/10 ऑफ अ सेकेंड both the sounds can be understood। अगर अब ब्रेन को 1/10 ऑफ अ सेकेंड का टाइम लग रहा है, अगर उसके पहले दूसरी वर्ड हेलो पहुंच जाती तो क्या ये इसको प्रोसेस कर पाता, नहीं कर पाता। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परसिस्टेंस ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या होगा व्हेन टू साउंड्स इंटर द ईयर विद इन 0.1 सेकेंड। अगर 0.1 सेकेंड के पहले अगर दो साउंड हमारे ईयर के अंदर इंटर कर जाए तो हमारे ब्रेन को क्या लगेगा कि एक ही साउंड आई है और केवल एक साउंड ही अंडरस्टैंड कर पाएगा ये। ओके एंड फाइन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड दिस सरफेस शुड बी मिनिमम 17.2 मीटर्स।
आई होप दिस थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब एक सिचुएशन है आपके सामने, वाई एको इज नॉट हियर्ड एनीवेयर। क्या एको हर जगह सुनाई देंगे आपको? नहीं सुनाई देंगे। क्यों नहीं सुनाई देंगे? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि जब साउंड इससे जाकर के टकराएगा ना, तो बहुत सारे साउंड को ये पेड़, ये माउंटेन्स, ये फॉरेस्ट, ये पेड़ जो देख रहे हो, ये सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एको सुनने को नहीं मिलेगा। एको कैन बी हियर्ड इफ द सरफेस इज रिजिड। सरफेस कैसी होनी चाहिए? रिजिड होनी चाहिए। अब इस फॉरेस्ट में क्या एको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। कैन एको भी नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? एको कैनॉट बी हियर्ड if the mountains are covered with trees because trees absorb sound। ये mountains को क्या करा है? trees ने कवर किया हुआ है, तो ये ट्री क्या कर लेना? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेना, इसलिए एको आपको सुनाई नहीं देगी। इन दिस क्राउडी सिचुएशन, क्या इसमें आपको एको सुनाई देगी? ऑब्वियसली नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी बेटा? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्टरबेंस हैं और साउंड बहुत सारे जगहों से टकराएगी, बहुत सारी साउंड एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस कारण से क्या होगा? एको आप यहाँ भी नहीं सुन पाओगे। ओके एंड फाइन। चलिए, यहाँ पे आप एको सुन सकते हो कि नहीं? कैन एको बी हियर्ड इन दिस फर्निश्ड रूम? इस रूम में एको सुनाई देगी? यहाँ भी एको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे? कार्टन्स लगे हैं। यहाँ पे ये सोफा है जो क्लॉथ्स का बना हुआ है, तो बहुत सारी चीजें, ये चीजें क्या करेंगी? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, और आप एको नहीं सुन पाओगे यहाँ पे भी। ओके एंड फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द डिस्टेंस डी, इफ the distance d between the source and the sound is increased to 4d। इस डिस्टेंस d को हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया? 4d। the velocity v of the sound is doubled, और साउंड के वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। देन व्हाट विल बी द टाइम t? वो टाइम t कितना होगा आफ्टर विच द एको बी हियर्ड? मतलब हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया? डबल कर दिया, और वेलोसिटी को भी क्या कर दिया? डबल कर दिया। सॉरी, डिस्टेंस को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो क्या होगा? एको कितने देर बाद सुनाई देगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर मान लो कि ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, और ये हमारा सरफेस है जहां से साउंड को स्ट्राइक करके आना है, तो एको के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 2d/t। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि d1 हमारा कितना हो गया? 4d, और v1 कितना हो गया हमारा? 2v हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो भाई साहब क्या होगा? t1 इक्वल्स टू 2d1/v1। 2d1 के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 4d। ये 2 d1 कितनी हो गई? 2 इंटू डी है ना, ये 2 कहां से है? इस फॉर्मूले का 2 यहां आ गया, और डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 4d। डिस्टेंस को हमने 4 टाइम्स इंक्रीज करा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, 4d। और यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी 2v हो जाएगी हमारी। तो t1 कितना हो जाएगा हमारा? t1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4/2, डेट इज इंटू 2d/v। 4/2 इंटू 2d/v। 4/2 इंटू 2d, जो 2d/v हमारा पहले से था, 2d/v है हमारा। तो आप देखेंगे तो कितना टाइम्स लगेगा? 2t टाइम्स लगेगा। इस बार एको को सुनने में कितना टाइम लगेगा बेटा? इस बार एको को सुनने में हमें 2t का टाइम लगेगा। आई होप दिस थिंग्स विल बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है स्टोरी? चलिए, अब हम देखते हैं बेटा कि रिवर्बरेशन क्या होता है। व्हाट इज रिवर्बरेशन? अब देखिए, इसको समझने के लिए सपोज ये कोई एक सिंगर है जो एक हॉल में सिंगिंग कर रहा है, और ये हमारी लिसनर है। अब हुआ क्या, जैसे ही इसने कोई सॉन्ग सिंग करा, तो ये एक बार तो डायरेक्टली पहुंचा इसके पास। उसके बाद क्या हुआ? ये बहुत सारे सरफेसेस से टकरा करके ये सॉन्ग आ रहा है बहुत तरीके से। ठीक है ना, ये साउंड पहले यहां से टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, यहां टकराया। तो हुआ क्या ना कि सारे सरफेसेस ने कुछ ना कुछ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब किया हो। एक तो काम ये हुआ होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, और जब इस लिसनर को सुनने की बारी आई होगी, तो क्या ये उतने ही बढ़िया क्वालिटी के साथ साउंड सुन पाई होगी? नहीं सुन पाई होगी, क्योंकि हर बार क्या हो रही है कि साउंड कभी किसी टाइम यहां टकरा रही है, कभी यहां टकरा रही है, कभी यहां से ऐसे टकरा करके ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज रिवर्बरेशन।
बातें समझ आ रही? जब सिंगल रिफ्लेक्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे? एको। और जब रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होने लगे साउंड की तो हम क्या बोलेंगे? उसको रेवर्बरेशन बोलेंगे। बातें समझ आ रही? अब अब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड from the walls and roof of a room multiple times. This cause a single sound to be heard not once but continuously. ये आवाज उस लड़की को लगातार मिल रही होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन की जो सिचुएशन होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, खास करके जब मीटिंग्स हो, हॉल्स हो, कोई कंसर्ट हो, तो वहां पे वो अच्छी नहीं मानी जाती। ओके एंड फाइन। अब जैसे देखो ये सिंगर है, सिंगर सिंगिंग कर रहा है, तो ये इसकी एक्चुअल साउंड, मान लो यहाँ कोई लिसनर बैठा हुआ तो एक बार तो एक्चुअल साउंड मिली, फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये साउंड जा करके टकरा रही है, साउंड जा करके टकरा रही है अलग अलग जगहों से, और अलग अलग जगहों से टकरा करके इसके पास आ रही है। अब क्या हो रहा है? फिर ये आकर के दिस प्रोड्यूस। अब क्या हो रहा है बेटा? ये साउंड आ रही है, टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में जा करके टकरा रही है, रिटर्न हो रही है, टकरा रही है, रिटर्न हो रही है, टकरा रही है, रिटर्न हो रही है, तो क्या होगा बेटा? इससे साउंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी और क्या होगा प्यारे बच्चों? लोग अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, इवन सिंगर को भी परेशानी। द रूफ ऑफ अ मूवी थिएटर एंड कॉन्फ्रेंस हॉल इज कर्व्ड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कर्व बना हुआ है। क्यों बना हुआ है बेटा? अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है। साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम मल्टीपल टाइम्स। दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हियर्ड नॉट वंस बट continuously. This is called reverberation. Due to reverberation, some auditoriums or some particular seats in the auditorium have inferior sound reception which can be compensate with कार्टन्स। कार्टन्स वगैरह आपने देखा होगा, यूज करते हैं हम लोग, क्यों? ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। Ceiling of these halls are made curved so that sound after reflecting from the ceiling reaches all parts of the hall and quality of sound improve। इसको मैं और बढ़िया से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। How will you reduce रिवर्बरेशन इन पब्लिक हॉल्स और बिल्डिंग? कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो बेटा? कॉटन्स का यूज करेंगे हम लोग, उसके बाद कारपेट्स का यूज करेंगे। क्या होगा? कॉटन्स एंड कारपेट्स का यूज करने से वो सारे क्लॉथ्स जो है ना साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगी? हमें एक्चुअली बढ़िया क्वालिटी की साउंड मिल पाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे? सेलिंग को कर्व भी बनाएंगे by using sound absorbing material like curtains, walls, carpet on the floor, by keeping the window open। विंडो को ओपन रखेंगे ताकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन ना हो। अब when is the reflection of sound harmful? साउंड की रिफ्लेक्शन हार्मफुल कब होती है भाई साहब? जब ये नॉइज प्रोड्यूस करता है। रिफ्लेक्टेड साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी कॉल्ड नॉइज इज डिस्टर्बिंग एंड हार्मफुल टू ईयर्स। अब नॉइज किसको बोलते हैं बेटा? जो अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड होते हैं ना, अनप्लीजेंट साउंड्स आर नोन एज नॉइज। ठीक है ना? when sound reverberate, that is it undergoes multiple reflections, poor quality of sound is produced। जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तो पुअर क्वालिटी ऑफ साउंड तो प्रोड्यूस होगी ही। यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसके यूज की बात करेंगे हम लोग। इसके कुछ यूजेज भी हैं। मेगाफोन्स, उसके बाद हॉर्न्स, और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है कि वहां पे क्या हो? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे बेटा, ये मेगाफोन है। ये पर्सन मेगाफोन से लेकर के, आपने देखा होगा पुलिस की जिप्सी को एक माइक लगी होती है और वो बोलते हैं सब्जी वालों ठेला साइड करो, रास्ता खाली करो, इस तरह से। तो ये इसकी आप शेप देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्या होता है? साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होता है बेटा? साउंड आगे जा पाता है। अब डॉक्टर्स लिसन टू साउंड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में भी क्या होता है? स्टेथोस्कोप में ट्यूब लगी होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ट्यूब लगी हुई है, और इस ट्यूब में क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। यहाँ पे साउंड जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचता है बेटा? डॉक्टर की ईयर के पास पहुंचता है। बातें समझ आ रही? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ पे होता है बेटा? अब इसके हार्ट बीट का आप देख रहे हैं, यहाँ से हार्ट बीट की जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू डॉक्टर के पास पहुंच रही है। जनरली द सेलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स आर कर्व्ड। सिनेमा हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल के जो सेलिंग होते हैं वो कब बनाए जाते हैं? क्यों कब बनाए जाते हैं? और उसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बेस्ट क्वालिटी की साउंड पता है कब मिलती है?
जब इस मान लो कर्व सरफेस है, दो कर्व सरफेस है, यहाँ पे लिसनर बैठा हुआ है और यहाँ पे स्पीकर बैठा हुआ है, तो दोनों जब इस ये जो कर्व सरफेस है इसके फोकस पॉइंट पे बैठेंगे ना, तो बेस्ट क्वालिटी की साउंड मिलेगी लिसनर को भी, और वो एंजॉय करेगा बढ़िया से। अब जैसे देखिए इसके स्ट्रक्चर को, कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब देखो ये हमारी कर्व्ड सेलिंग है, ठीक है ना। कर्व्ड सेलिंग के एक एंड पे फोकस पे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लो कि क्लॉक है, ठीक है ना, क्लॉक के एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं चीजों को। और यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन इसको सुन रहा है, तो ये तो साउंड डायरेक्टली गया यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा साउंड यहाँ से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, टकराने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा। तीसरी आवाज यहां से ऐसे गई, टकराई, टकरा करके सीधा ऐसे पहुंची और फिर यहाँ डायरेक्ट इसके ईयर तक पहुंचेगी। चौथी साउंड, एक और साउंड हम देखेंगे, यहां से ऐसे आई, यहाँ पे टकरा करके ऐसे गई, फिर टकरा करके यहाँ पे ऐसे पहुंची। मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट कहां पे रखे हुए बेटा, फोकस के पोजीशन पे रखे हुए। कहां के पोजीशन पे रखे हुए, फोकस के पोजीशन पे। लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, देन इफ रे ऑफ लाइट पासेस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ठीक आप इसी तरह यहां समझ सकते हैं कि ये साउंड गया, ये फोकस पे रखा हो, टकराया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, फिर टकराया तो कहां पहुंचा, फोकस पे पहुंचा। यहां भी देखें फोकस पे रखा हुआ था, टकराया, पैरेलल हुआ, फिर टकरा करके कहां, फोकस पे पहुंचा। और यहाँ पे सिंगर और लिसनर दोनों को बेस्ट क्वालिटी की क्या मिल रही बेटा, साउंड मिल रही। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। द साउंड इज हर्ड क्लियरली व्हेन द लिसनर एंड सोर्स बोथ आर एट फोकस। अब देखिए बेटा, आप कहानी है, अब ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है, टाइटेनिक की कहानी। टाइटेनिक क्यों डूब गया, टाइटेनिक के डूबने की कहानी है। और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सोनार सिस्टम को। किसको समझना होगा बेटा, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सोनार सिस्टम। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या होता है बेटा, सोनार होता है। अब सोनार काम कैसे करता है, आप देखेंगे यहाँ पे इस सी में एक शिप जा रहा है बेटा, एक बड़ी सी शिप जा रही है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब एक बड़ी सी शिप जा रही है, ये शिप जब मूव कर रही है तो क्या हो रहा है बेटा, ये शिप यहाँ पे मूव कर रही है, मान लो इसके नीचे कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टकल हो, जो वेल फिश हो या कोई शार्क फिश हो, जो आकर के टकराए और इस शिप को पलट दे। तो इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोनार टेक्निक का यूज करते हैं। कैसे सोनार टेक्निक यूज करा जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा, यहाँ पे लगी होती है ट्रांसमीटर, और इस साइड में एक लगी होती है क्या बेटा, डिटेक्टर। अब इस ट्रांसमीटर से क्या होता है, इस ट्रांसमीटर से कॉन्टिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये साउंड प्रोड्यूस होकर के कहाँ पे जाते हैं, टकराते हैं सरफेस से। अब टकरा करके क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। ये हमारी ट्रांसमिटेड पल्स है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड पल्स है। अब इसके ट्रांसमिशन और इसके रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर टाइम क्या हो रही है, ज्यादा लग रही है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, नीचे कोई ऑब्स्टकल इसके बहुत नजदीक। अब मान लो कि ऑब्स्टकल यहाँ पे होता तो क्या होता, यहाँ टकराता और जल्दी पहुंच जाता। तो क्या होता, वैसे कंडीशन में शिप को हम क्या करते हैं, साइड करते हैं। शिप को हम लोग शिप के डायरेक्शन को चेंज करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्टकल है, जल्दी से शिप के डायरेक्शन को चेंज करो। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सोनार टेक्निक। सोनार टेक्निक का यूज कहां पे किया जाता है बेटा, सोनार टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग नेविगेशन में। अब यहां पे देखेंगे तो साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, जाने में डिस्टेंस d और आने में भी डिस्टेंस d कवर करना पड़ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा एको वाला, 2d/t। I hope this thing should be very clear to everyone. This method is used to locate underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships. बात sunken ships मतलब डूबे हुए शिप्स को, इन सारी चीजों को पता करने के लिए हम लोग सोनार टेक्निक का यूज करते हैं। ओके एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आगे की कहानी क्या है। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के क्या यूजेज होंगे, तो यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड में अगर हम लोग देखें, अल्ट्रासाउंड की पहली यूज हमने कहां पे देखी बेटा, सोनार टेक्निक में देखी। The special property of ultrasound is that they are able to travel along well-defined path even in प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल जैसे मान लो कि आपने आपने अपने लाइफ में जरूर कभी ना कभी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई होगी, हाथ की, पैर की, कभी क्रैक्स वगैरह होते हैं तो वहां पे हम लोग अल्ट्रा
साउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब वहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी होती है। अल्ट्रासाउंड की खास बात क्या होती है ना कि ये कुछ ऑब्स्टकल के प्रेजेंस में भी आगे प्रोपागेट कर पाते हैं, इजिली आगे प्रोपागेट कर पाते हैं। अब देखिए बेटा, समझते हैं हम लोग। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लोग इसकी यूज किस काम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग इसकी यूज कर रहे हैं वेल्डिंग करने के लिए। आप बोलोगे सर अल्ट्रासाउंड से वेल्डिंग कैसे होगा, तो वेल्डिंग में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, दे आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्लास्टिक सर्फेसेस। प्लास्टिक सर्फेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमने सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल के जाने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल किस चीज में कन्वर्ट हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो पार्ट, ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इसने इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड वेव्स के फॉर्म में। और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होता है बेटा, अल्ट्रासाउंड के प्रोड्यूस होने से क्या होता है यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज में, हम लोगों ने बात की कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अब इसने 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करी, और यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हुए, और वाइब्रेशंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है बेटा, हीट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। और इसी प्रोड्यूस्ड हीट का हम लोग किस काम में यूज करते हैं, इसी प्रोड्यूस्ड हीट का हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों इस चीज के वेल्डिंग में, प्लास्टिक सरफेस के वेल्डिंग में। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है भाई साहब, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बेनिफिट्स क्या है प्यारे बच्चों, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमें बोल्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, नेल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, या किसी सोल्डरिंग मटेरियल की या एडहेसिव की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग प्लास्टिक सरफेस के सोल्डिंग वगैरह या वेल्डिंग वगैरह के लिए भी करते हैं। ओके एंड फाइन। चलिए, ultrasonic waves are used to kill bacteria in liquid like milk or milk to preserve them for a longer period of time। अब देखिए बेटा, ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग मिल्क वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं। कैसे होता है भाई साहब, तो यहाँ से हम लोग अल्ट्रासाउंड, यहाँ से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। और जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड जाते हैं तो इस मिल्क में कुछ बैक्टीरिया वगैरह है जो मिल्क को डैमेज कर देते हैं या खराब कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, अभी जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ जाती है तो ये साउंड क्या करती है, इनको किल कर देती है। ये साउंड इनको किल कर दी। अब किल करने से बेनिफिट क्या हो गया कि ये जो बैक्टीरिया थे ये एकदम स्पॉइल हो गए, जीरो लेवल तक, मतलब कंप्लीटली ये स्पॉइल हो गए। और इससे बेनिफिट हमें क्या हुआ बेटा, तो इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब हमारा मिल्क प्रोटेक्ट हो गया डैमेज होने से। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे जब हम लोग इस प्रोसेस, जैसे आप लोग, एक और प्रोसेस है, आपने माँ को देखा होगा घर में दूध को बार बार गर्म करती हैं ताकि वो खराब ना हो। क्यों गर्म करती हैं, तो वो गर्म करके उन बैक्टीरिया को किल करती हैं जो उस मिल्क को डैमेज कर सकते हैं। अब गर्म करने के दौरान क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स कुछ फैट्स भी क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स बर्न हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस अल्ट्रासोनिक साउंड मेथड से अगर हम लोग इन जर्म्स को किल करें तो इसका बेनिफिट क्या है, देयर इज नो डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोटीन और लैक्टोज कंटेंट इन द मिल्क। इससे क्या होता है कि बाकी जो प्रोटीन कंटेंट हैं, लैक्टोज वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, डिक्रीज उनकी लेवल नहीं होती है, और हमारा मिल्क जो है एकदम शक्तिशाली, दूध पूरा शक्तिशाली होता है। ओके एंड फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्यारे बच्चों, अच्छा, इसके बजाय क्या होता है प्यारे बच्चों, वो कम होने के बजाय ये क्या करता है कि इसमें फैट के कंसंट्रेशन को और बढ़ा देता है। फैट की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, यहाँ इंक्रीज कर जाती है। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। आपने देखा होगा ईसीजी टेस्ट कराया होगा, हार्ट के लिए ईसीजी टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह की मशीन जो मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी समझाने के समय, तो ईसीजी में क्या होता है बेटा, ईसीजी टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करी जाती है। ये हमारे पास लगा होता है ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। और इससे क्या होता है, जब ये हाई वेव की फ्रीक्वेंसी साउंड रिफ्लेक्ट करती है इंटरनल बॉडी पार्ट से, तो वहां पे क्या बनाती है, वो उसकी एक इंपल्स बनाती है। वो उसकी क्या बनाती है बेटा, इंपल्स बनाती है। और इस तरह से हम ईसीजी टेस्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। अब नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसका क्लीनिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, और क्रैक्स वगैरह को पता करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। क्रैक्स वगैरह को पता करने के लिए कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये समझाना चाहूंगा। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम आपके दे रखे हैं। सपोज कि मेटल ब्लॉक है, ठीक है ना, इस मेटल ब्लॉक में यहाँ पे क्रैक है,
यहाँ पे क्रैक है मान लो। अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ से अल्ट्रासाउंड इमिट कराया। जब अल्ट्रासाउंड इमिट कराया तो क्या हुआ बेटा, ये अल्ट्रासाउंड गई यहाँ पे जा करके रिफ्लेक्ट करी, यहाँ से पास करी, और यहाँ हमारा क्या लगा होता है बेटा, रिसीवर लगा होता है। ये गई और जाकर के इस रिसीवर के पास पहुंच गई, ये गई और रिसीवर के पास पहुंच गई, ये गई रिसीवर के पास पहुंच गई, ये गई रिसीवर के पास पहुंच गई। लेकिन यहाँ से जो साउंड जा रही है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा, इसको तो प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए, ये मेटल का ब्लॉक है, इस बीच में स्पेस क्या है, वैकेंट है हमारा। जब स्पेस वैकेंट है तो क्या होगा बेटा, इस क्रैक में स्पेस वैकेंट है तो जाएगा और जाकर के रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जाएगा और जाकर के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितने दूर यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ पहुंच नहीं पाएगा और हम लोग इस मेटल ब्लॉक में क्रैक्स को डिटेक्ट कर लेंगे। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा। इसी चीज का हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम, इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखें तो इसका क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अब जैसे इसका क्लीनिंग पर्पस के लिए कहाँ यूज करते हैं, जहां तक हमारे फिंगर्स, हमारे हैंड्स नहीं पहुंच पाए, तो वहां पे क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स है, तो वहां हम क्या करते हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड वहां पे अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं और वो वाइब्रेट करके उस पार्ट को क्या कर देता है बेटा, क्लीन कर देता है। अल्ट्रासाउंड्स आर आल्सो यूजफुल इन इंडस्ट्री, दे आर यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन द प्लेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच। मैंने बताया अभी अल्ट्रासाउंड्स आर, सिंस हम लोगों को पता है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, 20,000 से बहुत ज्यादा होती है, 20,000 से स्टार्ट होती है। दे इंटर इन द डिफिकल्ट पार्ट, और जब वो इंटर करेंगे डिफिकल्ट पार्ट में तो क्या होगा प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट पार्ट में इंटर करके उस पार्ट को क्लीन कर देते हैं, उस एरिया को। तो आई होप अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस आपको समझ में आ रहे होंगे, किसी को कोई डाउट है? हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने चैप्टर के जिसका एंड नाम की है तरफ आ ईयर। गए हैं, और ये हमारे चैप्टर की लास्ट टॉपिक है ह्यूमन ईयर। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे सवाल बनते हैं। आपको क्या लगता है हमारे ईयर का पार्ट यही है, ये ईयर है? नो, एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ ईयर। ये हमारा कंप्लीट ईयर नहीं है। ईयर की जो मेन पार्ट है ना बेटा, ईयर की मेन पार्ट हमारे, हम लोग ईयर की मेन पार्ट को हम लोग देख नहीं पाते, ये विजिबल नहीं होती है। ये हमारे आउटर ईयर का केवल एक पार्ट है। हमारा ईयर 3 पार्ट में, 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पार्ट आउटर ईयर होती है, दूसरी मिडिल ईयर होती है, और थर्ड हमारा क्या होता है बेटा, इनर ईयर होता है। आप यहां से यहां तक की जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहां से यहां तक की जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारी क्या है, आउटर ईयर है। आउटर ईयर, यहां से ये पार्ट जो स्टार्ट हो रही है, ये हमारी, ये मेनली ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारी कौन सी ईयर बेटा, मिडिल ईयर। और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये हमारे इनर ईयर का पार्ट होता है। तो हमारी ईयर टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब हम लोग बात करेंगे जब बेटा आउटर ईयर में क्या होता है, तो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिन्ना बोलते हैं। ये क्या होता है, पिन्ना होता है। और इस पिन्ना के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आप देखते हो ईयर का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल। ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, ऑडिटरी कैनाल होता है, जिसका काम क्या होता है, ये साउंड को कलेक्ट करके आगे की ओर पास करता है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी टेम्पेनिक कैविटी, और इसके ठीक जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा बेटा ईयर ड्रम। ये आपका क्या होता है बेटा, ईयर ड्रम होता है, जो जो वाइब्रेट करता है, और इसके इसके वाइब्रेशन से ही साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है। और ये आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, दिस इज नोन एज ईयर ड्रम। अब आगे हम लोग देखेंगे बेटा, तो ईयर ड्रम के बाद क्या मिलता है हमें, ईयर ड्रम के बाद मिलता है हम ये सेट ऑफ 3 बोन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसमें फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, हैमर, दूसरा एनविल, और तीसरी क्या होती है, स्टीरअप या स्टेपीज भी बोलते हैं। बहुत छोटी बोन होती है, और हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन यही स्टेपीज ही होती है। उसके बाद आपको चेन ऑफ 3 बोन्स दिखाई देते हैं। इसके ठीक बगल में आपको सेमी सर्कुलर कैनाल, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई देंगे। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्यारे बच्चों। क्या रोल होता है, ये आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाली कैनाल है, इसको हम बोलते हैं बेटा सुपीरियर कैनाल, इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर कैनाल, और इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों लैटरल कैनाल।
ठीक है ना। अब ये तीनों का रोल अलग अलग होता है। तीनों का क्या रोल होता है प्यारे बच्चों? तो तीनों जो है आपके बॉडी के 3D मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक का काम होता है एक ओरिएंटेशन के मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसे एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक थोड़ा ब्रेन के एक की डायरेक्शन, ये जो फर्स्ट वाली कैनाल है इसकी डायरेक्शन ब्रेन के तरफ है। सेकंड वाली जो कैनाल है, सेकंड वाली जो कैनाल है ये थोड़े पीछे की ओर झुकी होती है। और ये लेटरल कैनाल होता है जो एक साइड में, जैसे आपके दोनों ईयर में ये जो लेटरल कैनाल है इनकी डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। इधर वाले ईयर में इसका इधर की ओर डायरेक्शन होगा, इधर वाले ईयर में इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। ठीक है ना बेटा। आई होप दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक जो है तीनों जो है तीनों कैनाल तीन तरह के डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप जब ऐसे देखते हैं, जब आप ऐसे मूव करते हैं तो इस तरह से मूव करेंगे तो किसका रोल होगा? आपके इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? ये सुपीरियर कैनाल। जब आप ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो हेड को मूव करेंगे तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? पोस्टेरियर कैनाल। और जब आप इस तरह से मूव करते हैं, ऐसे ऐसे जब आप ऐसे मूव करेंगे प्यारे बच्चों, जब आप ऐसे मूव करेंगे तो कौन बैलेंस करेगा? सुपीरियर कैनाल। जब आप ऐसे मूव करेंगे तो कौन बैलेंस करेगा बेटा? पोस्टेरियर कैनाल। और जब आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये 3D मूवमेंट में इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इसको कंट्रोल करेगा आपका लेटरल कैनाल। आई होप दिस थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इसके बाद क्या, ये जो तीन कैनाल्स आप देख रहे हैं ये किनका पार्ट होता है? ये आपके इनर ईयर का पार्ट होता है। यहीं पे आपको एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसमें लिक्विड फील्ड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉकेला। इसको किस नाम से जानते हैं? कॉकेला के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा, आई होप स्ट्रक्चर क्लियर होगी। यहाँ पे आपको एक डक्ट दिखाई दे रही होगी। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है, एक्चुअली इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर नोज। ये ट्यूब कहाँ से कनेक्टेड होती है बेटा? नोज से कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू क्या होता है प्यारे बच्चों? एयर के प्रेशर को बैलेंस करता है कौन? ईयर ड्रम। अब देखो क्या है कि हमारे ईयर के अंदर की प्रेशर कुछ और है, एक साइड की प्रेशर कुछ और है, दूसरे साइड का प्रेशर कुछ और होगा। तो भाई साहब इसके वाइब्रेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान ने देखो कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया है। भगवान ने यहाँ पे ला करके इसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? नोज से कनेक्ट कर दिया है, ताकि इनको एयर का प्रेशर मिलता रहे और क्या हो बेटा? और क्या हो? ये जो ईयर ड्रम है प्रॉपर्ली वाइब्रेट कर पाए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। इस ईयर के स्ट्रक्चर को बढ़िया से डिटेल में समझते हैं। ये हमारे आउटर ईयर का पार्ट है जो पिन्ना था, जिसका काम क्या है बेटा? साउंड को कलेक्ट करना। आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इट हेल्प्स टू कलेक्टिंग मोर एंड मोर साउंड। ज्यादा से ज्यादा साउंड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। साउंड कलेक्ट हो करके कहां पहुंचता है बेटा? ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये साउंड कहां पहुंचता है? तो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, यहां पहुंचता है। यहाँ पे साउंड क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और यहां तक साउंड की डायरेक्शन, साउंड किस फॉर्म में प्रोपागेट करता है? वेव के फॉर्म में प्रोपागेट करता है। अब यहाँ वाइब्रेशन हुआ, इससे कनेक्टेड तीन बोन्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ से मिडिल ईयर शुरू हो जाती है। ये पार्ट हमारा आउटर ईयर का है। और इसके ये जो ईयर ड्रम है, इसके वाइब्रेशन से क्या होता है बेटा? ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा करके क्या करता है बेटा? नेक्स्ट पार्ट के पास भेजता है, जो क्या होता है बेटा? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में आपको थ्री बोन्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको हम फर्स्ट बोन को क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट बोन को हम बोलते हैं मैलियस। और इसका दूसरा नाम भी होता है हैमर। इसका दूसरा नाम क्या बेटा? हैमर। और सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग हैमर के नाम से भी जानते हैं। आपके बुक में हैमर दे रखा होगा। ये आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस बोन को हम क्या बोलते हैं? इनकस बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है बेटा? एनविल। और थर्ड जो आप बोन देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरप, स्टेपीज, या एक और नाम होता है STIRRUP, स्टीरप।
ठीक है ना। अब ये तीनों बोन का काम क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो ये तीनों बोन्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने के साथ ही साथ ईयर ड्रम से कनेक्टेड होते हैं। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है प्यारे बच्चों, तो इनके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है। और ये बोन्स भी हेल्प करते हैं किस चीज में बेटा, साउंड के इंटेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं ये तीनों बोन्स। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारे ईयर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वो तीनों डक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेमी सर्कुलर शेप है इनकी, तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं जिनका क्या काम था बेटा, पोस्चर को बैलेंस करना। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्नेल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम कॉकेला, जिसमें हेयर सेल्स फील्ड होते हैं। क्या फील्ड होते हैं बेटा, हेयर सेल्स। और यही वो पार्ट है जहां से हमारा जो साउंड वेव के फॉर्म में यहां तक पहुंचा था, अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, इंपल्स, सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे वेन्स हैं। इन वेन्स के थ्रू ये साउंड, ये सिग्नल कहाँ पहुंचता है, ब्रेन के पास पहुंचता है। और हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर पाता है कि हमने क्या आवाज सुनी, कैसी आवाज सुनी। ओके एंड फाइन। चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं अपने पूरे इस ईयर के स्ट्रक्चर को। आउटर ईयर जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना, पिन्ना से साउंड कलेक्ट हुआ, साउंड कलेक्ट होकर कहाँ पहुंचा, ऑडिटरी कैनाल में। उसके बाद टेम्पेनिक कैविटी से होते हुए साउंड कहां पहुंचा बेटा, तो साउंड पहुंचा ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करा और वाइब्रेशन करके साउंड के इंटेंसिटी को बढ़ाया। उसके बाद ये थ्री बोन्स आपको दिख रहे हैं, इन थ्री बोन्स ने क्या काम करा, साउंड के इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए इसको कहां भेजा बेटा, तो साउंड को कहां भेजा, इस वाले पार्ट के पास। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कॉकेला है। कॉकेला का क्या रोल है बेटा, इसने साउंड को कन्वर्ट करा किसमें, इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करा। और उसके बाद साउंड कहाँ पहुंचती है बेटा, हमारे ब्रेन के पास पहुंचती है। आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ ईयर शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सेशन के एंड के तरफ बढ़ चुके हैं और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे अभी। एक यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको इनको मैच करना है। जैसे पिन्ना की अगर हम बात करें, पिन्ना क्या है बेटा, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, नो, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना। सही बात है भाई साहब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिन्ना के साथ मैच कर जाएगा। ईयर ड्रम क्या है भाई साहब, ईयर ड्रम का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। नो, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन। यस, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ ईयर ड्रम। ऑडिटरी नर्व की बात करें, ऑडिटरी नर्व क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कॉकेला से कनेक्टेड एक नर्व होती है जो सीधे ब्रेन के पास तक पहुंचती है, जिसका मेन रोल क्या होता है, सेंड करना इलेक्ट्रिक सिग्नल को कहां, ब्रेन के पास तक। चीजें पूरी क्लियर है। ऑडिटरी कैनाल की अगर हम बात करें, ऑडिटरी कैनाल क्या करता है, इट कलेक्ट्स साउंड पासेस थ्रू, the collected sound passes through auditory canal. I hope this thing should be very clear to everyone. कॉकेला का काम क्या है, तो हमने पढ़ा है कि कॉकेला में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन रोल क्या होता है बेटा, इट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा आपको, चीजें समझ आई होंगी। अगर बावजूद उसके कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम लोग उन डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे स्पेशली आपके लिए। चलिए बेटा, अगर चीजें आपको समझ आई हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिटेड हों और हमारी एनर्जी, जो हमने एनर्जी लगाई आपके लिए, वो भी यूजफुल हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक लेवल टू अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और आपकी जो भी चीजें हमने पढ़ी है कॉन्सेप्ट, इसको और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और क्लास 9th में टॉप करना ही आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियोज आपको मिल रहे होंगे। अब जब आपने डिमांड कर दिया है तो हर चैप्टर के वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।